तुम्हें अब आ रही? हेलो हेलो हेलो। आ तो रही। ठीक है, मेरे मोबाइल में आ गई, मतलब सबके मोबाइल में आ गई होगी अब तो। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। वेलकम बैक टू द क्लास। आई मिस्ड यू ऑल। 3 दिन तक, ठीक है, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन 3 बरस के बराबर हो जाते हैं जब मैं अपने बच्चों से ना मिल पाऊं तो वेलकम वेलकम एवरीवन। मैग्नोलिया मैडम की नौकरी खा जाओ क्या? इंग्लिश पढ़ाने लग जाओ क्या? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इज आवर क्लास। ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे ना अपन। इन्होंने क्लास शेड्यूल करते समय इंडस्ट्री लिख दिया, बस गलत। हैप्पी लोहरी। ठीक है, लोहरी की आप सभी को शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा देश, मेरा प्यारा देश, विविधताओं का देश। ठीक है, तो विश ऑल अ वेरी हैप्पी लोहरी टू ऑल दोज हु आर सेलिब्रेटिंग। चलो चलो भाई साहब, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ऑडिबल विजिबल है, एक बार बता दो जरा जल्दी से। चलो, कोई वजह लिख रहे खा जाओ सर। ना ना, ऐसा नहीं, ये गंदे काम नहीं करते हम। सब अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, सब अपनी अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं। कोई किसी की नौकरी क्यों खाए बताओ? और अगर ऐसे एक दूसरे की नौकरी खाने लगेंगे तो हम समाज में क्या उदाहरण प्रस्तुत करेंगे? मुझे अच्छे बच्चे बनाना है तुम्हें, कि ऐसे खाऊ बच्चे बनाना है? देखो, मैं एक चीज बता रहा हूं तुम्हें बहुत ईमानदारी से। क्या ये यूनिवर्स है ना, आपको देख रहा होता है। आप सोचो कि रात के अंधेरे में, ठीक है, या फिर बंद दरवाजों में हमें कोई नहीं देख रहा है, किसी को पता ही नहीं चलेगा हम कुछ कर दे तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ठीक है, 2 निगाहें हैं और वो 2 निगाहें सब कुछ देख रही है। तो अगर आपका ईमान डगमगाएगा तो ये चीज तय है कि इस ही जीवन में वो लौट के जरूर आएगा आपके पास में। जैसा आप बोओगे वैसा आप काटोगे। तो कुछ भी करना तुम, पैसे कमाना मत कमाना, ठीक है, बहुत नाम करना या मत करना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि एक अच्छा इंसान बनना। अगर तुमने वो कर दिया जीवन में तो मेरा एक शिक्षक होना सिद्ध हो जाएगा कि चलो मैं कुछ बना पाया, नहीं बना पाया, अच्छे देश के लिए कुछ अच्छे इंसान तो बना पाया। तो वही वाली चीज रहती है, हमेशा इंटेंटफुल रहो, पर्पसफुल रहो, तो खुद का जीवन भी सरल रहेगा और लोगों का जीवन भी सरल बनाओगे, और इन शॉर्ट दुनिया सरल बना दोगे तुम लोग। चलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे तो रहा हूं मैं तुम्हें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने सारे देते चल रहा हूं शॉर्ट शॉर्ट सीरीज में, और उसमें इसके बाद में यहां प्रैक्टिस के लिए तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, प्राण निकल जाएंगे, इतने क्वेश्चन दे दिए मैंने, अभी भी क्वेश्चन मांग रहे हैं। चलो भाई, सारे बच्चे आ गए हो तो शुरू किया जाए। बताओ, आज ये वाली टी शर्ट क्यों पहनी? आज मेरा बर्थडे है इसलिए टी शर्ट पहन ली ये वाली। समझ लेना, जिस दिन मैं रेगुलर यूनिफॉर्म से हटके हूं उस दिन मैं कहीं भाग दौड़ करके आ रहा हूं, सीधे दौड़ते दौड़ते आके क्लास पे चढ़ा हूं। संदीप भैया की जगह तो खा गए लेकिन आज सुनील भैया ने। संदीप भैया आज एब्सेंट है तो आज सुनील भैया संभाल रहे हैं। राशिफल बताऊं क्या? जिन लोगों का नाम एस से शुरू होता है वो लोग इस हॉट सीट पे बैठते हैं हमारे साथ और क्लास पूरी पूरी एंजॉय करते हैं।
यार मेरी चैट कौन बंद कर दे रहा है बार बार। चलो भाई साहब, तुम्हारा एडमिन पैनल सही चल रहा है, मेरा क्यों अनरिस्पॉन्सिव हो रहा है? इसको पहले बंद करना, इसको चैट भी बंद कर दो। ठीक, चलो भाई। अगली बार इस सीट पे अपन शोभित भैया को बिठा देंगे। ठीक है, ऐसे नाम वाले लोग। तो कहानी शुरू की जाए। आज हमारे पास चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। लास्ट क्लास नहीं है, रोना गाना मन बचाना, बहुत मारूंगा नहीं तो मैं। आज चैप्टरों की लास्ट क्लास, इसके बाद में एक डाउट सॉल्विंग क्लास, एक मैप वर्क की क्लास, और भी बहुत सारी क्लासेस हमारी होती रहेगी। ठीक है, तो चैप्टरों में हमारा जो आखिरी चैप्टर है हमारे पास, हिस्ट्री के सारे चैप्टर डन डना डन। ठीक है, ज्योग्राफी के हिस्ट्री के बाद में इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर डन डना डन। सिविक्स के पूरे पांचों के पांचों चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ज्योग्राफी के 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। हियर वी आर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लास्ट चैप्टर, छठवां चैप्टर जो हमारा। क्यों? क्योंकि लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी बोर्ड्स में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है और नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर बात की जाए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होता है भाई साहब? देखो, पहले मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को समझ लो। तो मैन्युफैक्चरिंग सिंपल सी चीज है कि वो प्रोसेस जिसमें आप कुछ रॉ मटेरियल को ले रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो और एक फाइनल प्रोडक्ट बना के बाहर निकाल दे रहे हो, वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। ड्रैगन बॉल जी में ऐसे होता था ना, वाह, तो वो मैन्युफैक्चरिंग होता है। मैन्युफैक्चरिंग में व्हेन यू आर टेकिंग सम रॉ मटेरियल, उस रॉ मटेरियल को आप प्रोसेस करते हो, प्रोसेस करने से उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, टमाटर उठाया आपने, टमाटर से आपने क्या किया, घिसर पिसर टमाटर का क्या बना दिया, केचप। और केचप बना के जब आप मार्केट में बेच रहे हो, तो आपने क्या किया, टमाटर का केचप बनाया, रॉ मटेरियल का फॉर्म चेंज करके एक थर्ड प्रोडक्ट बना दिया। दिस इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग। फाइन, दिस इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर हम वहीं पढ़े, तो चैप्टर की पूरी रूपरेखा को अगर समझोगे, तो चैप्टर में कुछ थ्योरी पार्ट है और चैप्टर में कुछ इंडस्ट्रीज के नाम दिए गए हैं आपको। फाइन, जैसे अपन ने मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाला चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें भी अपन ने देखा था कि चैप्टर में थ्योरी कम थी कि मिनरल्स किस तरह से पाए जाते हैं, 2-3 पार्ट ही थे थ्योरी के। बाकी फिर क्या था, फिर फैक्ट था पूरा कि फेरस मिनरल, नॉन फेरस मिनरल, मेटालिक मिनरल, नॉन मेटालिक मिनरल, एनर्जी मिनरल में कन्वेंशनल मिनरल, नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, तो फैक्ट थे। वैसे ही इस चैप्टर में भी क्या थ्योरी पार्ट है कि उसमें आप लोगों को बताया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। ये थ्योरी में अपन देखेंगे, इस पे क्वेश्चन भी बनता है। फिर उसके अलावा क्या है, उसके अलावा आप देखोगे तो इंडस्ट्रीज के क्लासिफिकेशन बताए गए हैं कि अलग अलग हिसाब से अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज आपको जानने को मिलती है। जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट होती है। वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन कौन सी होती है? तो वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्री, ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं। फाइन, ये सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है कुछ। अब ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री। तो ये ऐसी इंडस्ट्रीज जो मिनरल्स पे डिपेंडेंट होती है। गॉट माय पॉइंट? तो कुछ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होगी, कुछ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होंगी। और ये एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होती है, सो दीज इंडस्ट्रीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल। ये इंडस्ट्रीज बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किस चीज में? ये इंडस्ट्रीज हमारी इकोनॉमी को चलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो अपन चैप्टर को ऐसे ब्रेक डाउन करें कि चैप्टर का एक तो थ्योरी पार्ट पढ़ोगे आप, और एक थ्योरी पार्ट पढ़ने के बाद में आप इंडस्ट्रीज के क्लासिफिकेशन वाले पार्ट को पढ़ोगे। ठीक है, थ्योरी पार्ट पढ़ लिया और इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन वाला पार्ट पढ़ लिया। इंडस्ट्रीज का जो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे तो ये सारी इंडस्ट्रीज, और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे तो ये वाला पार्ट पढ़ेंगे। उसके बाद में चैप्टर में फिर और थ्योरी आती है, जैसे कि ये इंडस्ट्रीज हैं तो ये इंडस्ट्रीज पोल्यूशन करती है, एनवायरमेंट को खराब करती है, तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पढ़ेंगे अपन। साथ ही साथ कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को पढ़ेंगे कि कैसे एनवायरमेंट का जो नुकसान हो रहा है, एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, तो उस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, ये वाली एक चीज पढ़ेंगे। तो इस तरह से पूरे चैप्टर की ये रूपरेखा है। अब बताओ मुझे, क्या तुम्हें चैप्टर का एक ओवरव्यू समझ में आया? हाँ कि ना? टेल मी फास्ट। क्या तुम्हें चैप्टर का एक पूरा का पूरा ओवरव्यू समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी।
क्लियर है? क्या क्या हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं? जल्दी बताओ। ठीक है, चलो भाई साहब। हाँ, डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी खत्म थोड़ी हो गया चैप्टर, डिटेल में पढ़ाऊंगा ना। मनुष्य के साथ दुविधा ये है कि जो सामने है वो छोड़ के सब चाहिए। अभी तो मैं खड़ा हूं यहाँ पे, तुम घबरा क्यों रहे हो? रुद्र पाटिल, हैप्पी बर्थडे, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। ओके, चलो। चैट बंद, टॉपिक चालू। शुरू करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस से। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? तो सिंपल चीज है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? तो बड़ी सिंपल सी चीज है कि जब आप क्या करते हो, व्हेन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज टेक्स प्लेस, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, सामान का प्रोडक्शन कर रहे हो, फाइन। और उसमें आप प्रोडक्शन कैसे कर रहे हो? रॉ मटेरियल जो रहते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग करते हो। तो सीधे ऐसे भी शुरू कर सकते हो, व्हेन रॉ मटेरियल्स आर बीइंग प्रोसेस्ड एंड प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, एंड आफ्टर दैट प्रोडक्शन प्रोसेस the raw material is converted into more valuable product, fine। सिंपल चीज है कि when production of goods in large quantities after processing from raw material to more valuable product, ठीक है, रॉ मटेरियल को आपने प्रोसेस करा और इससे और बेटर और वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाया, तो इस पूरी प्रोसेस को हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन आपको दे दी है, ठीक है। इस पूरी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है ना, तो इस मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? अब मेरी एक बात यहां पे बहुत अच्छे से समझा कि ये इंपॉर्टेंस वाला जो पार्ट है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इस चीज पे निरंतरता के साथ में सवाल आए हैं किसी ना किसी सेट में। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? तो मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज तो है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या करता है? इट मॉडर्नाइजेस एग्रीकल्चर एंड रिड्यूसेस डिपेंडेंसी ऑफ पीपल। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज करता है। अगर मान लो एग्रीकल्चर सेक्टर ने तो प्राइमरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर दिए, लेकिन उन्हें किसी ने यूज नहीं किया, तो वो प्राइमरी प्रोडक्ट तो वहां पड़े पड़े खराब हो जाएंगे, है ना। पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं। खेती में क्या मिल रहा है? गेहूं मिल रहा है, चावल मिल रहे हैं, टमाटर मिल रहे हैं, सब्जी मिल रही है इनका, लेकिन अगर आगे इस्तेमाल नहीं होगा तो ये तो खराब वैसे भी हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर से, प्राइमरी सेक्टर से प्रोडक्ट्स लेता है, ठीक है। और प्रोडक्ट्स लेने के साथ साथ में क्या करता है? वो एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज भी करता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है क्या देती है? मशीन्स वगैरह देती हैं, सारी चीजें देती हैं। तो इस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर की मदद से क्या हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मदद से एग्रीकल्चर सेक्टर को एक स्टेप फॉरवर्ड मिल रहा है। और देखो, ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा भी है कि एग्रीकल्चर सेक्टर भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट करता है। और इसी चीज को अपन आगे भी एक टॉपिक में पढ़ेंगे कि बोथ दी सेक्टर्स मूव्स हैंड इन हैंड, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी के लिए अगर अपन इंपॉर्टेंस समझना शुरू करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो पहली इंपॉर्टेंस तो ये हो गई है कि इट मॉडर्नाइजेस एग्रीकल्चर एंड रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑफ पीपल। अपन ने इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर में पढ़ा भी था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट होता है एक तरह से। तो अगर मान लो कि लोगों के पास खेती में काम नहीं है, तो एटलीस्ट फैक्ट्रीज में जाके काम कर सकते हैं। तो इसी तरह से क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मॉडर्नाइजेस एग्रीकल्चर एंड रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑफ पीपल। लोगों की डिपेंडेंस जो होती है एग्रीकल्चर सेक्टर पे, वो डिपेंडेंस कम होती है। क्यों? क्योंकि आपको देखने को मिल रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो होता है तो वो क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज कर देता है अपने इनपुट्स से, और जो लोग अनएम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब पा सकते हैं। तो इट रिड्यूसेस द डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। एक एडवांटेज हो गया।
दूसरा क्या है, दूसरा एडवांटेज ये है, अच्छे से समझना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का दूसरा इंपॉर्टेंस, दूसरा एडवांटेज क्या है कि इट इरेडिकेट्स अनएम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूसेस रीजनल डिस्पैरिटी। क्या होता है, जब इंडस्ट्री लगती है तो 4 लोगों को काम मिलता है। अब जब 4 लोगों को काम मिलता है तो लोगों की क्या होगी, बेरोजगारी खत्म होगी। सिंपल चीज समझना, जैसे सिंपल चीज समझना, ये हमारा देश है, प्यारा देश। अब इस देश में आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस देश में आपको देखने को मिल रहा है कि यहां एक इंडस्ट्री है, तो यहां के लोगों को सबको रोजगार मिल गया, लेकिन यहां के लोगों के पास रोजगार नहीं है। तो अगर आप यहां भी एक इंडस्ट्री लगाओगे तो सबसे पहले तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग काम करने आएंगे, और लोगों को जब रोजगार मिलेगा तो वहां पे क्या होगा कि लोगों ने पैसा कमाया, 4 पैसा कमाया तो खर्च करेंगे वो, तो यहाँ मार्केट भी बनेगा धीरे धीरे, ठीक है, लोग पैसा खर्च करने के लिए मार्केट में भी जाएंगे। तो एक तरह से रीजनल डिस्पैरिटी खत्म होती है कि एक एरिया में ग्रोथ है, दूसरे एरिया में ग्रोथ नहीं है। तो जहां ग्रोथ नहीं है वहां फैक्ट्रीज लगाओ, तो वहां पे क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, काम मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी। तो क्लियर हो रहा है मेरा पॉइंट यहां पे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या कर रहा है कि इट रिड्यूसेस द रीजनल डिस्पैरिटी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रीजनल डिस्पैरिटी को खत्म करता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। व्हाट माय पॉइंट। तीसरा एडवांटेज क्या है कि एक्सपोर्ट ब्रिंग्स फॉरेन एक्सचेंज। मैंने शॉर्ट कीवर्ड्स में लिखे हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से क्या होगा, आप गुड्स प्रोड्यूस करोगे। फॉर एग्जांपल आपने वही टमाटर से केचप बनाया, अब सबको जबरदस्ती केचप थोड़ी ना खिलाओगे आप, तो जो केचप बनाया आपका, उस केचप को आपने आपकी कंट्री में सबको दे दिया एक केचप। अब क्या है, अब आप दूसरे देशों में भेजना शुरू करोगे, तो दूसरे देशों में जब केचप पहुंचाओगे तो उधर से पैसे भी आएंगे ना दोस्त, ठीक है। तो जो पैसे आए ये क्या है, ये फॉरेन एक्सचेंज है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जब हम गुड्स बनाते हैं और गुड्स बनाने के बाद में जब हम विदेशों तक पहुंचाते हैं, तो ये गुड्स जब हम विदेशों तक पहुंचाते हैं तो विदेशों में पहुंचाने के बाद में हमारे पास क्या आएगा, उधर से हमारे पास में पैसा आएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो होता है तो वो गुड्स को एक्सपोर्ट करता है, एंड दिस एक्सपोर्ट ब्रिंग्स फॉरेन एक्सचेंज। एक्सपोर्ट से मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज आता है हमारी कंट्री में, क्या आता है, ठीक है, हमारी कंट्री में मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज आता है, पैसा आता है। तो ये एक चीज होगी। चौथा एडवांटेज क्या है कि जब आप, ठीक है, जब आप जैसे कह लो कि जब आप टमाटर ही बेच रहे थे, मैं पहले एग्जांपल से समझा दे रहा हूं फिर पॉइंट पढ़ूंगा। जब आप टमाटर बेच रहे थे तो टमाटर 25 रुपए किलो बिक रहा था फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेकिन जब आपने टमाटर से केचप बनाया तो वो जो केचप बना वो केचप 100 रुपए किलो बिकेगा, ठीक है, 100 रुपए किलो बिका। तो अब क्या है, वही टमाटर था, लेकिन उस टमाटर के साथ में जब आपने थोड़ी सी प्रोसेसिंग करी, इंडस्ट्री लगाई, लोग लगाए, तो आपने उसकी वैल्यू को इनहांस कर दिया, वैल्यू को इंक्रीज कर दिया है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या होता है ना, इट एनकरेजेस प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंट्री। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से कंट्री में और पैसा आता है, प्रॉस्पेरिटी आती, संपन्नता आती। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, हम गुड्स को फिनिश गुड्स बनाते हैं, रॉ मटेरियल को फॉर्म चेंज करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं इन जनरल, जिससे क्या होता है, जिससे हायर वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स मिलती है हमें। फाइन। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एनकरेजेस प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री थ्रू हायर वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स की वैल्यू का एडिशन होता है, फिनिश गुड्स की वैल्यू एडिशन होता है, और वैल्यू एडिशन से क्या होता है, फिनिश गुड्स में जब वैल्यू एडिशन होता है तो उससे ज्यादा से ज्यादा पैसा आता है देश में। तो अब मुझे एक चीज बताओ आप लोग सभी लोग, क्या आपको ये चारों पॉइंट समझ में आए कि वाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, क्लियर हुआ? उस पर सीधा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि बताओ, इज दैट क्लियर? पांच पॉइंट कैसे लिखे, आहा टमाटर बड़े मजेदार, ठीक है। सेकंड वाला फिर से, भैया क्या होगा ना, जब इंडस्ट्रीज लगेगी तो लोगों को क्या मिलेगा, काम मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा, तो जिस क्षेत्र में लोगों को काम मिला उस क्षेत्र में पैसा जाएगा, लोग काम करेंगे तो उनको सैलरी मिलेगी ना, उस सैलरी से उस पूरे एरिया का ग्रोथ होगा, तो रीजनल डिस्पैरिटी रिड्यूस होगी। समझे? सेकंड पॉइंट लिखना, 2-3 बच्चे मैंने बता दिया। अरे जिन जिन का भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, चलो बढ़िया। ओके, तो अब देखें अपन, तो हमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है ये समझ में आ गया, हमें ये पता चल गया कि मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक, अब अगर अपन देखें तो अगली चीज क्या है ना, कि ये बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर जो है, ठीक है, बोथ गोज हैंड इन हैंड।
हैंड इन हैंड मतलब क्या होता है, जैसे कभी आप बचपन में अपने दोस्त के साथ ऐसे हाथ में हाथ डाल के जाते ना आगे, तो ये कि एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है और इंडस्ट्री सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करता है। या फिर अगर मैं ऐसे कहूं कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव टू ईच अदर, ठीक है, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, दोनों एक साथ ग्रो करते हैं। तो हाउ वुड यू अंडरस्टैंड दिस, ये आपको कैसे समझ में आएगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्री जो है तो बोथ गोज हैंड इन हैंड, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों आपस में एक साथ ग्रो करते हैं। हाउ वुड यू रिकॉग्नाइज दिस, ठीक है, या फिर हाउ वुड यू जस्टिफाई दिस, कैसे जस्टिफाई करोगे इस चीज को कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री गोज हैंड इन हैंड, या दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, बोथ आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, हाउ वुड यू रिकॉग्नाइज दिस। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री दोनों एक साथ ऐसे जाते हैं, समझना कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो होता है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या करता है, इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल देता है। कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल देता है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो होता है उसमें मान लो जैसे वो टमाटर बने, जैसे मान लो गेहूं बना, तो ये टमाटर और गेहूं ही तो आगे जाके इंडस्ट्रीज यूज करती है, चाहे वो केचप बनाना हो, चाहे वो बिस्किट्स बनाना हो। तो एग्रीकल्चर सेक्टर गिव्स रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर सेक्टर क्या करता है, इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल देता है, और इंडस्ट्रीज बदले में क्या देती है एग्रीकल्चर सेक्टर को, पोल्यूशन नहीं, ठीक है, इंडस्ट्रीज गिव्स टूल्स, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा एंड बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम फार्मर्स, जैसे किसानों ने जो प्रोड्यूस किया है तो उसको खरीदती है इंडस्ट्रीज, और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज जैसे ट्रैक्टर्स, मशीनरी, फर्टिलाइजर्स बना के देती है। तो अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि दोनों एक दूसरे की नीड को क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वही चीज यहां पे बताई गई कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री बोथ गोज हैंड इन हैंड। कैसे कि एग्रीकल्चर जो है रॉ मटेरियल दे रहा है इंडस्ट्रीज को, और इंडस्ट्रीज जो है वो टूल्स, फर्टिलाइजर्स और ये सारे प्रोडक्ट्स दे रही है, जिससे क्या हो रहा है, जिससे दोनों ही एक दूसरे के सपोर्ट से ग्रो हो रहे हैं। तो बोथ द इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के ऊपर, दोनों ही सेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अब अगर बात की जाए कि आज के समय में जैसे अगर हम देख रहे हैं, मैंने सारे लिस्ट निकाल लिए, ठीक है, तो दोनों ही सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आज के समय में जैसे अगर हम देखेंगे, टुडे वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जब पूरा वर्ल्ड आपस में कनेक्टेड है, सारी चीजें हैं, तो इन दिस वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन हमारी इंडस्ट्रीज को और ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। ऐसे एफिशिएंट या फिर ऐसे कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा कि वो किसी भी दूसरे सेक्टर से पीछे नहीं रह सकती हमारी इंडस्ट्रीज वगैरह, ठीक है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के चलते अगर मान लो अगर हमारी इंडस्ट्रीज, हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किसी भी तरह से कमजोर हो रही है, तो वर्ल्ड में कहीं ना कहीं दूसरी, फॉर एग्जांपल जैसे हम कार की बात करते हैं, कार बनाने वाली जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, अगर हमारी कार की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो दिखती बात है कि हमारी कंट्री में जो कार प्रोड्यूस हो रही है, हमारे ही लोग वो कार खरीदना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे लोगों को लगेगा ना कि यार मैं क्यों ना जर्मन मेड कार ले लूं, क्यों? क्योंकि उसमें सेफ्टी ज्यादा अच्छी है। तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको अपने आप को इंप्रूव करना होगा, क्योंकि टुडे वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और अगर आज के समय में हमारे प्रोडक्ट्स, हमारी इंडस्ट्रीज कॉम्पिटिटिव नहीं है तो क्या होगा, तो दूसरी इंडस्ट्रीज बैठी हैं जो उसको कब्जा कर लेगी, जो उसको वहां पे कैप्चर कर लेंगी। गॉट माय पॉइंट? तो सिर्फ सेल्फ सफिशिएंसी की हम अपने देश में खुद ही प्रोड्यूस कर लेंगे वो काफी नहीं है, हमें सेल्फ सफिशिएंट तो होना ही पड़ेगा। उसी के साथ साथ में हमारे गुड्स शुड बी एट पार इन क्वालिटी विद दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो इंटरनेशनल मार्केट में जिस क्वालिटी के गुड्स बने हैं, हमें भी उसी क्वालिटी के गुड्स बनाना पड़ेंगे, हमारी भी इंडस्ट्रीज को उस ही लेवल पे जाना होगा, तभी बात बन पाएगी। फाइन, अब आते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पे। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज? क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रीज को इसी आधार पे अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। ये मेन थ्योरी पार्ट था। मेन थ्योरी पार्ट से देखो क्वेश्चन क्या क्या निकलता है, मैं बता रहा हूं आपको। पहला तो ये बनता है कि मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन क्या है और मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरा क्या है कि हाउ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री गोज हैंड इन हैंड। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कैसे हैंड इन हैंड जाता है, तो आपको ये पता है कि एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल देता है इंडस्ट्रीज को, और इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या करती है, मशीनरीज वगैरह ये देती है और अपने गुड्स खरीदती हैं। फाइन, अब अगर हम बात करें आगे कहा, तो आज के समय में कैसी क्या चीजें चल रही हैं, तो आज के समय में चीजें ऐसी चल रही हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट नहीं होना होगा, हमें हमारे गुड्स को हमारे गुड्स की क्वालिटी को, ठीक है, एट पार लाना होगा विथ दी क्वालिटी इन इंटरनेशनल मार्केट। जैसे इंटरनेशनल मार्केट में गुड्स हैं वैसे हमारे भी गुड्स होना चाहिए। अगर हम अपने ही गुड्स को वाह वाह करते रहेंगे, नहीं टेढ़ा है मगर मेरा है, जैसा है अच्छा है, उससे काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इन टुडेज एरा देयर इज
कॉम्पिटिटिवनेस, और हमारे गुड्स अगर एफिशिएंट नहीं है, कॉम्पिटिटिव नहीं है, तो कोई क्यों खरीदेगा? समझ गए? अब इतना थ्योरी पढ़ने के बाद में अपने को आगे क्या देखना है कि इंडस्ट्रीज के भी अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे जैसे मिनरल्स के अपन ने टाइप देखे थे कि मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ कह सकते हैं रिन्यूएबिलिटी, या फिर मिनरल्स को भी आप कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल कैटेगरी में डाल सकते हो कि जो पुराने हैं जो रिन्यू नहीं होते कन्वेंशनल है, जो नए हैं जो सेफ हैं वो रिन्यू होते हैं वो नॉन कन्वेंशनल हो गए। तो वैसे अगर आप देखोगे ना तो इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन जो है, इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन भी आपको यहाँ पे चीजों में समझना होगा। इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे, जैसे रॉ मटेरियल के हिसाब से ही, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल अगर आप देखोगे तो कुछ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है, कुछ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मतलब कि जिन इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है वो इंडस्ट्रीज क्या कहलाएगी? एग्रो बेस्ड कहलाएगी। और वो इंडस्ट्रीज जिनका रॉ मटेरियल मिनरल्स से आता है वो मिनरल बेस्ड कहलाएगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं और सवाल का जवाब देना तो मुझे समझ में आएगा कि कितने बच्चों को टॉपिक समझ में आया। ठीक है, तो सवाल यह है कि आप मुझे बताओ शुगर इंडस्ट्री क्या कहलाएगी? शुगर इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड कहलाएगी या मिनरल बेस्ड कहलाएगी? अच्छे समझना, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री वो होती है जहां मिनरल्स रॉ मटेरियल बनते हैं। शुगर बेस्ड इंडस्ट्री बताओ। एग्रो बेस्ड, वेरी गुड, बड़ा सीधा सा है। क्यों? क्योंकि वहां पे शुगर इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल क्या है? गन्ने के खेत में से गन्ना काटा जाता है, उसका रस निचोड़ा जाता है, उससे शक्कर बनती है, तो एग्रो बेस्ड ही होगी वो। वहीं पे अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड कहलाएगी या मिनरल बेस्ड कहलाएगी? तो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल पूछ रहे हैं। जो बच्चा ये मिनरल बेस्ड लिख रहा है ना शुगर इंडस्ट्री को, मैं मार मार चमगादड़ बना दूंगा। हाँ, कार मैन्युफैक्चरिंग पूछा मैंने। अब कार मैन्युफैक्चरिंग, कार के पौधे नहीं लगते कि बीज गड़ा दिया कार निकल आई, कार तोड़ दो, कार पक गई है सर कार खा ले। कार मैन्युफैक्चरिंग क्या होगा? मिनरल बेस्ड होगी। वेरी गुड, ठीक है। कार मैन्युफैक्चरिंग मिनरल बेस्ड क्यों होगी? क्योंकि दिखती बात है, कार बनाने के लिए स्टील लगेगा, आपको आयरन लगेगा, और वो सब कहां से मिलते हैं? वो मिनरल से मिलते हैं। बंद कर दिया जाए, ताला लगा दिया जाए चैट के ऊपर, ठीक है। गुड, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं तो इसी बात पे, ठीक है। तो अब बेसिस बदलते जाओ, जैसे रॉ मटेरियल के हिसाब से एग्रो बेस्ड हो गई, मिनरल बेस्ड हो गई। अब बेसिस बदलो। बेसिस क्या कर दिया? अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, ठीक है। मेन रोल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मेन रोल के हिसाब से क्या होता है? अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल अगर देखा जाए तो कुछ इंडस्ट्रीज बेसिक और की इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है, जिन्हें अपन कंज्यूमर इंडस्ट्रीज कहते हैं। और कुछ इंडस्ट्रीज क्या होती है? कुछ इंडस्ट्रीज बेसिक और की इंडस्ट्रीज होती है, और कुछ कुछ इंडस्ट्रीज बेसिक और की इंडस्ट्रीज होती है, और कुछ इंडस्ट्रीज कंज्यूमर इंडस्ट्रीज होती है। आ जाओ, अब इसका अपन सोल्यूशन समझते हैं। क्या सोल्यूशन समझते हैं इसका? अगर सोल्यूशन समझने की कोशिश करें तो ये सोल्यूशन ऐसा होगा कि बेसिक और की इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जिन इंडस्ट्रीज में आपको क्या देखने को मिलता है? बेसिक और की इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जिन इंडस्ट्रीज में आपको क्या कहते हैं अपन कि जिन इंडस्ट्रीज से फर्दर प्रोसेसिंग वाले प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसको एग्जांपल से समझते ज्यादा आसान रहेगा। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है ना, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को आप बेसिक इंडस्ट्री कहोगे या की इंडस्ट्री कहोगे? क्यों? क्योंकि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से आयरन निकला, और उस आयरन को आप क्या करते हो? घर बनाने में, उस आयरन को हो सकता है किसी दूसरी इंडस्ट्री में कार बनाने में यूज कर रहे हो। तो वो इंडस्ट्री क्या कर रही है? दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए बेस बन रही है। वो इंडस्ट्रीज क्या कर रही है? दूसरी इंडस्ट्री में की इंडस्ट्री का रोल प्ले कर रही है, ठीक है। और वहीं पे अगर आप देखोगे कंज्यूमर इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती है? कंज्यूमर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जिसमें ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जिनको कंज्यूमर्स डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब क्या होता है? ये पेन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो उन्होंने पेन बनाया। अब उस पेन को क्या किया गया? उस पेन को डायरेक्ट मैंने खरीदा और लिखना शुरू कर दिया। अब उस पेन को और आगे यूज नहीं किया जा रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल अगर देखें, जैसे प्लास्टिक इंडस्ट्री क्या होगी? वो बेसिक इंडस्ट्री कहलाएगी। क्यों? क्योंकि उसी प्लास्टिक को फिर पेन बनाने वाली इंडस्ट्री ने लिया और उस प्लास्टिक से पेन बनाया।
तो प्लास्टिक इंडस्ट्री बेसिक इंडस्ट्री या की इंडस्ट्री में आ जाएगी, लेकिन पेन बनाने वाली इंडस्ट्री किसमें आ जाएगी? कंज्यूमर इंडस्ट्री में। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन रोल अगर देखा जाए तो कुछ इंडस्ट्रीज जिनको दूसरी इंडस्ट्रीज यूज करती है या फिर दूसरी इंडस्ट्रीज में जिससे बेस बनता है वो बेसिक इंडस्ट्री या की इंडस्ट्री कहलाएंगी, और कुछ इंडस्ट्रीज जिन्हें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं वो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज कहलाएंगी। ठीक है, वो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज कहलाएंगी। तो इस तरह से आपको क्या है, मेन रोल के हिसाब से कुछ इंडस्ट्रीज बेसिक इंडस्ट्रीज होती है और कुछ इंडस्ट्रीज कंज्यूमर इंडस्ट्रीज होती है। आगे बढ़े, फिर आता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट देखेंगे हम तो स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है, मतलब कितना पैसा लगा है। जैसे एट प्रेजेंट क्या होता है कि 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम पैसा लगा हुआ अगर कोई सी इंडस्ट्री है तो उसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहा जाता है, और 1 करोड़ से ज्यादा अगर किसी इंडस्ट्री में पैसा लगा है तो उसे लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहा जाता है। समझ गए, उसे लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहा जाता है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है। फिर अगर आप देखोगे ओनरशिप कि मालिक कौन है, तो अगर मान लो सरकार की कंपनी है, सरकार की इंडस्ट्री तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कहलाएगी। अगर मान लो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की इंडस्ट्री है जैसे रिलायंस हो गया, टाटा मोटर्स हो गई, तो ये प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज कहलाएगी। अगर मान लो दो एंटिटीज ने मिलकर कोई वो चलाई ये कंपनी, जैसे ऑयल नहीं मारुति उद्योग लिमिटेड, ठीक है, तो एक प्राइवेट प्लेयर और गवर्नमेंट दोनों ने पार्टनरशिप करी है, तो वो जॉइंट सेक्टर की कंपनीज कहलाएगी। जैसे मारुति सुजुकी वो भी एक जॉइंट सेक्टर की कंपनी थी, हीरो होंडा तो वो भी एक जॉइंट सेक्टर की कंपनी थी जिसमें 2 लोग जॉइंट वेंचर में आते हैं। ठीक है, और कोऑपरेटिव सेक्टर की इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? जिसमें मल्टीपल लोग एक साथ आके कंपनी चालू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो कंज्यूमर, जो उसके कह सकते हैं जो रॉ मटेरियल प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, जो सप्लायर्स हैं वही ओनर होते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे अमूल, ठीक है, अमूल दूध पीते हैं ना अपन, तो वो अमूल जो है, तो अमूल एक क्या है, कोऑपरेटिव सेक्टर की इंडस्ट्री है कि जितने भी फार्मर्स हैं सब अपने अपने जानवरों का क्या है, मिल्क कलेक्ट करके लाते हैं, जो जितना मिल्क सेल करता है वो उतना पैसा ले लेता है। तो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री में क्या होता है, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलता है कि जो सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल रहते हैं वही उसके एक तरह से ओनर रहते हैं, सबके सहयोग से जो चलती है ना उसे क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर कहते हैं। आगे देखें, बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। तो 5वां बेसिस क्या है कि उस इंडस्ट्रीज से जो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स निकल रहे हैं वो किस वजन के साथ आ रहे हैं, उसके अंदर कितना बल्क में रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको क्या देखने को मिलता है, कुछ हैवी इंडस्ट्रीज होती है, कुछ लाइट इंडस्ट्रीज। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को अपन हैवी इंडस्ट्री बोलेंगे क्योंकि उसमें रॉ मटेरियल भी खूब लगता है और जब फाइनल प्रोडक्ट निकलता है वो भी खूब वजन में निकलता है, वेट के हिसाब से, बल्क ऑफ वेट के हिसाब से। और कुछ इंडस्ट्रीज लाइट इंडस्ट्री होती है, जैसे माइक्रो चिप्स बनती है आईटी सेक्टर में, ठीक है, वो जो माइक्रो चिप्स बनती है तो छोटी सी चिप बनती है, उसमें रॉ मटेरियल भी खूब सारा नहीं आएगा और जब प्रोडक्ट्स बन के निकलेंगे तो भी बहुत खूब सारे बन के नहीं निकलेंगे, तो वो क्या कहलाती हैं, वो लाइट इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती है, ये सारी मैंने आपको समझाई है। चलो भाई ताला खोल दिया जाए चैट का 2 मिनट के लिए। अब बताओ यहां तक क्लैरिटी है? अपने आप खुल गया क्या कि तुमने खोला? अभी खोला? यहां तक क्लैरिटी है? एग्रो बेस्ड में जैसे शुगर केन आ जाएगा, कार मैन्युफैक्चरिंग मिनरल बेस्ड में आ जाएगी। वेरी गुड। पुराने बंटी तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? पुराने सवाल का जवाब क्यों दे रहे हो? एक स्लाइड तो पढ़ाया अभी और पूछ रहा कितनी स्लाइड रह गई है, ना माने तू? और 2-3 क्लास की बात है बेटा, याद मेरी आओगी तो पता लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपर किसमें आएगा? चालाक बच्चे। देखो अब तुम अगर देखोगे तो बल्क ऑफ वेट एंड रॉ मटेरियल के हिसाब से हम लाइट वेट इंडस्ट्री में आएंगे, तुम सब हल्के हल्के तो हो। तो पहली बात तो हम इंडस्ट्री में आएंगे नहीं बेटा, हम सर्विस सेक्टर में आएंगे ना। क्यों? क्योंकि जैसा अपन ने देखा 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो यहां पे तो सेकेंडरी सेक्टर बन रहा है, ठीक है, यहां पे सेकेंडरी सेक्टर के बारे में पढ़ा जा रहा है। नेक्स्ट टॉपर इज एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एंड बियॉन्ड दैट हम तो अपने आप को कंपनी मानते ही नहीं ना मेरे दोस्त। हम तो क्या हैं? हम तो जन सेवा में समर्पित है, हम तो सिपाही हैं जो हमारे देश के भविष्य को बना रहे हैं। क्या ही होता है ये कंपनी और ये इंडस्ट्री? सर्विस सेक्टर में हम तो सेवा कर रहे हैं,
एजुकेशन जैसे 3 सेक्टर थे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, जिसमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्री हो जाएगी। ठीक है, क्लियर होगा। कोऑपरेटिव में जो सप्लायर्स रहते हैं वही क्या रहते हैं, सप्लायर ही उसके ओनर रहते हैं। क्लियर है। हेवी इंडस्ट्रीज एंड लाइट इंडस्ट्री समझ में नहीं आया, सिंपल सी चीज है, जिन इंडस्ट्री में बहुत ट्रक भर भर के सामान ले जाया जाता है, ट्रक भर भर के लाया जाता है, वो हैवी इंडस्ट्रीज ऑन दी बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट। ठीक है, कि कितने बल्क में और किस वेट का रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स रख रहे हैं। तो कुछ इंडस्ट्रीज हैवी इंडस्ट्रीज होती है और कुछ इंडस्ट्रीज लाइट इंडस्ट्रीज होती हैं, जिसमें बहुत बल्क में वेट में सामान नहीं ले जाया जाता, वो लाइट वेट इंडस्ट्रीज रहती है। गॉट माय पॉइंट। चलो आ जाओ, एक सवाल का जवाब दो, चैट बंद कर दीजिए मेरे दोस्त। बताइए, इस सवाल का जवाब दो, मैं पोल दे रहा हूं तुम्हें। हाँ, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव्स हैंड इन हैंड। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज प्री कंडीशन फॉर एरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। बताओ। 1 स्लाइड इज इक्वल टू 1 बॉटल ऑफ वाटर। नहीं नहीं, एक बॉटल को पूरी क्लास में चलाना था, खाली हो जाती, फिर 1 से 2 2 3 3 बूंद पानी टपका टपका के, पानी नहीं लाके देते ना ये लोग, बंदो मजदूर बना दिए। बताओ, शुगर इंडस्ट्री को इसमें ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल, ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल अगर आप देखोगे तो शुगर इंडस्ट्री किस में आएगी, ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर इंडस्ट्री में आएगी। क्योंकि एट द एंड तो शुगर, देखो अब शक्कर को खरीदने के बाद फिर मिठाई में यूज कर रहे हो तो आप बोलोगे नहीं सर वो तो की इंडस्ट्री में आएगी, लेकिन ब्रॉडली आप देखोगे तो शुगर इंडस्ट्री का जो शुगर रहता है वो डायरेक्ट मेजोरिटी लेवल पे कंज्यूमर के पास ही जाता है सीधे। ठीक है, तो कंज्यूमर इंडस्ट्री में आएगी। चैट दिखाई इसलिए दे रही क्योंकि मैंने बंद करा है। आंसर दो, चैट में चीटिंग करोगे क्या? पोल जा चुका है, रिजल्ट देख लिया जाए पोल पे। आंसर सेलेक्ट करा, हैंग क्यों हो गए? यार 56% बच्चों ने सही सेलेक्ट किया है। 30% बच्चे गधे हो गए हैं क्या? एग्रीकल्चर इंडस्ट्री मूव्स हैंड इन हैंड, असर्शन है, और रीजन में तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की कहीं बात ही नहीं हो रही है। तो रीजन इज नॉट एट ऑल एक्सप्लेनिंग द असर्शन। रीजन तो असर्शन को कहीं से कहीं तक समझा ही नहीं रहा है ना मेरे दोस्त। क्या गुंडा बनोगे यार तुम? रीजन तो असर्शन को कहीं से कहीं तक समझा ही नहीं रहा है। तो असर्शन इज ट्रू, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री मूव्स हैंड इन हैंड। ठीक है, रीजन इज ऑल्सो ट्रू कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है प्री कंडीशन होता है अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को खत्म करने का। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। ठीक है, तो बी होगा इसका राइट आंसर सही। मात्र 56% बच्चों ने सही आंसर सुना है। साक्षी वाघमारे, आदर्श नेक्स्ट टॉपर स्वीटी। ठीक है, रिकी क्षितिज जायसवाल है, कुणाल मेहानी इंस्टा। मैं बताऊं, रुको तुम्हारे पापा को फोन लगाओ, कुणाल मेहानी इंस्टा। श्वेता सिंह, आर्यन वर्मा, जिगिशा शाह और माजिद खान। ताली बजा दो जरा इन बच्चों के लिए एक बार। ठीक है, दीज आर दी पीपल ऑन लीडर बोर्ड, कॉन्ग्रेचुलेशन। समझ में आया ना इसका क्वेश्चन का आंसर? ऐसे सवाल आते हैं बोर्ड एग्जाम में, टिकी जरा पढ़ के करा करो, 2023 का आया ये। आगे बढ़ते हैं। तो अब अपन 2 तरह की इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, एक है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एक है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, डिटेल में एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? जिन्हें रॉ मटेरियल कहां से मिलता है? एग्रीकल्चर सेक्टर से। ठीक है, तो अब देखो क्या है ना कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में सबसे पहले अपन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। मैं तुम्हें पैटर्न ब्रेकअप करके दूं तो जैसे हमने क्या करा, इंडस्ट्रीज के बारे में एक बेसिक समझ लिया, थ्योरी। ठीक है, एक इंडस्ट्रीज के बारे में बेसिक थ्योरी समझ ली। अब इंडस्ट्रीज को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन सी 2 इंडस्ट्रीज को, एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड। ठीक है, तो 2 इंडस्ट्रीज को अपन क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अब एग्रो बेस्ड के अंदर भी 2-3 इंडस्ट्री पढ़ेंगे। एग्रो बेस्ड के अंदर अपन पढ़ेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, टेक्सटाइल में भी स्पेसिफिकली कॉटन के बारे में पढ़ेंगे अपन।
ठीक है, मिनरल बेस्ड, उसके बाद में एग्रो बेस्ड में जैसे अपन क्या करेंगे, कॉटन पढ़ेंगे, फिर जूट इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपन क्या करेंगे, शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी इंडस्ट्रीज वो हैं जिन इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलता है। फिर वैसे ही मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में अपन आयरन एंड स्टील हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, फिर अगर आप देखेंगे तो केमिकल इंडस्ट्रीज हो जाएगा, सीमेंट इंडस्ट्रीज हो जाएगा। तो वो सारी इंडस्ट्रीज जिनका रॉ मटेरियल कहां से आता है, मिनरल से आता है। सिंपल है क्लासिफिकेशन, है ना। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में सबसे पहले अपन बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कोई बच्चा मेरे जितना कह सकते हैं ना, सोच में अगर किसी का लेवल मैच कर रहा हो तो आओ आज अपन दोनों दोस्ती कर लें। मैं क्लास 10th तक तो यही समझता था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में टाइल्स बनती होगी, पक्की बात है। टेक्सटाइल टाइल आ रहा है, टाइल इंडस्ट्री बनती होगी इसमें, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मेरे दोस्त टाइल्स नहीं बनती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या बनता है, कपड़ा बनता है। तो जिन इंडस्ट्री में कपड़ा बनता है, मैं मजाक से हट के बोल रहा हूं, देखो इट्स ओके टू बी अ डम स्टूडेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब तक आप बुद्धू नहीं बनोगे तब तक आपको हकीकत का पता कैसे चलेगा। तो मैं तो बुद्धू था, मैं तो ये समझता था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में टाइल्स बनती होगी। फिर जब 10वीं में पढ़ा तो समझ में आया, अच्छा टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री। तो हम कॉटन टेक्सटाइल और कॉटन टेक्सटाइल के साथ साथ में क्या पढ़ेंगे, जूट टेक्सटाइल, दो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी कंट्री में बड़ी यूनिक पोजीशन ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। इट ऑक्यूपाइज अ यूनिक पोजीशन। अगर हम बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तो एक बड़ी यूनिक पोजीशन है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी कंट्री में, जो अपने आप में क्या है, जो अपने आप में पर्याप्त है। मतलब इस इंडस्ट्री की वैल्यू चेन कंप्लीट है, यानी कि धागा लगा के धागे से कपड़े बनने तक का पूरा काम हमारी कंट्री के अंदर ही हो जाता है, ठीक है। वी आर सेल्फ रिलायंट। इस इंडस्ट्री में हम सेल्फ रिलायंट हैं। इस इंडस्ट्री में हम कंप्लीट इन वैल्यू चेन है कि हमें किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ता है। फाइन। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्शन होता है, इस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या करती है, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है व्हेन इट कम्स टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की कंट्री के अंदर खूब सारे लोग एम्प्लॉयड हैं। खूब सारे लोग एम्प्लॉयड होने के साथ साथ इकोनॉमी में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आता है। साथ ही साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि कितने ही लोगों को रोजगार, खास करके महिलाओं को रोजगार देती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, मतलब हमारे यहाँ जो कपड़ा बनता है तो इस कपड़े को अपन क्या करते हैं, इस कपड़े को अपन एक्सपोर्ट करते हैं। इस कपड़े को अपन एक्सपोर्ट करते हैं, वहां से अपने को पैसा मिलता है, ठीक है। समझ में आया? तो ये बताओ मुझे कि अगर इस चीज की अपन बात करें कि इट ऑक्यूपाइज अ यूनिक पोजीशन, तो व्हाई इट ऑक्यूपाइज अ यूनिक पोजीशन, ये समझ में आया कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज भी अपने को मिलता है जब अपन एक्सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ जो मैंने दो शब्द बताया, क्या कि इस इंडस्ट्री में हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, हम सेल्फ रिलायंट है, कंप्लीट इन वैल्यू चेन है। बताइए, कोई डाउट है यहां तक? बताओ जरा चैट में। क्लियर हुआ? टेक्सटाइल का मतलब टाइल नहीं होता है। हाँ वही बोल रहा हूं मैं, वही तो बता रहा हूं कि टाइल नहीं होता है। क्लियर है? क्लियर हुआ? चलो बढ़िया। एक बार रुक जाओ यार, मेरा माइक थोड़ा गुटरुगु हो गया। अभी ठीक है, क्लियर है। 8th तक तुम्हें लगता था, चलो तुम थोड़ा एडवांस हो, बंद कर दिया जाए चैट, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। इसमें क्वेश्चन बनता है कि व्हाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज अ यूनिक पोजीशन। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में उसका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होता है। ये जो इंडस्ट्री है सेल्फ रिलायंट होती है, कंप्लीट इन वैल्यू चेन होती है, सारी चीजें हो गई। अब अगर आगे बढ़े तो हम बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में दो इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे अपन। पहली पढ़ते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फाइन। अब मैं तुम्हें एक थंब रूल बता रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। थंब रूल क्या है?
कि हर एक इंडस्ट्री में, ठीक है, हर एक इंडस्ट्री में आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि हर एक इंडस्ट्री, चाहे वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो शुगर इंडस्ट्री हो, चाहे वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो, ये चार इंडस्ट्री प्रोमिनेंटली, ये चार इंडस्ट्री में आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं, हर इंडस्ट्री में लोकलाइजेशन के कारण है। जैसे कॉटन इंडस्ट्री की बात करें तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मोस्ट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो अब आपको इसी थंब रूल के साथ चारों इंडस्ट्री ध्यान रखना है ना, चारों इंडस्ट्री कहीं ना कहीं लोकेटेड है, तो वहां क्यों लोकेटेड है ये सवाल बनते हैं। तो जैसे कॉटन टेक्सटाइल्स की अगर बात करें तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर लोकेटेड इन द रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो व्हाई दे आर लोकेटेड इन द एरियाज ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात, तो आपको सिंपल तरीके से पता चलेगा कि महाराष्ट्र एंड गुजरात रीजन जो है, तो यहाँ पे क्या है, कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज है, ब्लैक सॉइल मिल जाएगी, तो यहाँ कॉटन ग्रो होता है, कॉटन ग्रो होता है तो यही इंडस्ट्री भी लगेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको लेबर मिल जाएगी मुंबई वगैरह से, यहाँ पे आपको मार्केट मिल जाएगा, यहाँ पे आपको पोर्ट्स मिल जाएंगे जिनसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो सामान। तो दीज आर दी रीजंस, ठीक है, दीज आर दी रीजंस। सिंपल है, हर इंडस्ट्री में यही पैटर्न रहेगा। तो जैसे महाराष्ट्र और गुजरात के पास क्यों लोकलाइज्ड है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, मैंने रीजन बता दिया। चैलेंजेस, हर इंडस्ट्री का लोकलाइजेशन और हर इंडस्ट्री में क्या चैलेंज फेस किए जा रहे हैं। तो अगर पूछा जाए कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या चैलेंज फेस कर रही है, तो आप सिंपल बता देंगे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या चैलेंज फेस करती है। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक सबसे बड़ा चैलेंज जो हमें देखने को मिल रहा है, वो क्या देखने को मिलता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सिंथेटिक फाइबर्स वगैरह जो आ गए हैं, उसके चलते कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है तो वो स्लोली ग्रेजुअली डिक्लाइन हो रही है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जैसे देखते हैं कि प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर उतनी नहीं रहती है, मशीनरी जो है हमारी आउटडेटेड हो गई है। चैलेंजेस फेस्ड में एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना है क्या, कि हम धागा तो बहुत अच्छा बनाते हैं, ठीक है, हाई क्वालिटी ऑफ यार्न अपन बनाते हैं, तो हमारा जो स्पिनिंग है ना, मतलब धागे बहुत अच्छे बनाते हैं अपन, लेकिन वीविंग जो है उस धागे से कपड़ा नहीं बनाते। क्या करते हैं हम पता है, कि धागा बनाते हैं और धागे को दूसरे देश में पहुंचा देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर वहां से कपड़ा बन के यहां आता है और उस कपड़े से फिर शर्ट खुद हम बनाते हैं। तो क्या हो रहा है कि सबसे बड़ी चैलेंज ही ये है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कि वी आर वर्ल्ड क्लास इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पिनिंग, धागा बनाने में हम वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन करते हैं, बट वीविंग सप्लाइज लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक, ठीक है, लेकिन उस धागे से कपड़ा बनाने को वीव करने में हम क्या करते हैं, क्वालिटी बिगाड़ देते हैं, ठीक है। एज इट कैन नॉट यूज मच क्वालिटी ऑफ हाई क्वालिटी यार्न प्रोड्यूस इन द कंट्री, तो जितनी अच्छी क्वालिटी का हम यार्न बनाते हैं, हम उतनी अच्छी क्वालिटी का कपड़ा नहीं बना पाते। इस कारण से हमें क्या करना पड़ता है, अपने कपड़े को एक्सपोर्ट करना पड़ता है, समझ में आया। इस कारण से हमें अपने कपड़े को एक्सपोर्ट करना पड़ता है, और जब हम अपने कपड़े को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो उधर से फिर अपन क्या करते हैं, कपड़ा एक्सपोर्ट कर दिया और उन्होंने उस कपड़े से जीन्स बना के हमें दी, तो हमें वही महंगे में खरीदना पड़ता है। तो ये एक बड़ी चैलेंज है, ये एक बड़ी चैलेंज है। फाइन, फिर उसके साथ में एक चैलेंज ये भी है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कि जैसे पूरी कंट्री है, तो पूरी कंट्री में स्पिनिंग जो है ना, धागा जो बनता है, तो जहां ग्रो हो रहा है कॉटन, जैसे महाराष्ट्र गुजरात वाले रीजन में स्पिनिंग यही होती है, ठीक है, लेकिन वीविंग जो है कंट्री में डिसेंट्रलाइज्ड है। ये एक तरह का चैलेंज नहीं है, एक प्लस पॉइंट भी है कि स्पिनिंग आप सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र में कर रहे हो, लेकिन वीविंग जो है ना, उस धागे से कपड़ा बनाने का जो काम होता है वो आप जगह जगह कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे बनारस में भी कपड़ा बन रहा है, बनारस में बनारस की साड़ी बन रही है, ठीक है। अगर आप जाओगे तो साउथ इंडिया में साउथ इंडियन साड़ियां वगैरह जो चलती है वो बन रही है। गॉट माय पॉइंट। जैसे मध्य प्रदेश में क्या होता है, चंदेरी साड़ी हो गई या महेश्वरी साड़ी हो गई। तो स्पिनिंग इज कंसंट्रेटेड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात एंड तमिलनाडु, क्योंकि इन एरियाज में क्या होता है, ग्रो होता है कॉटन, ठीक है। वाइल वीविंग इज डिसेंट्रलाइज्ड टू इनकॉर्पोरेट ट्रेडिशनल स्किल। ये एक तरह का चैलेंज नहीं है, लेकिन ये भी एक पॉइंट है जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। चैलेंज में आप क्या लिख सकते हो कि हमारा स्पिनिंग बहुत अच्छा है लेकिन वीविंग उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये था कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब जैसे मैंने आपको थंब रूल बताया, क्या थंब रूल बताया कि हर इंडस्ट्री का लोकलाइजेशन और चैलेंज ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल अब जूट टेक्सटाइल की बात करें तो जूट क्या होता है भाई साहब, जूट आप देखोगे तो जो जूट के बैग आपने देखोगे ना, जब किडनैपिंग होती है तो वो जूट के बैग में भर के ले जाते हैं लोगों को, ठीक है। तो जो रस्सी का एक वो रहता है, जूट बैग्स जो बनते हैं, जूट अपने आप में क्या एक फसल है, उस फसल को पहले ग्रो किया जाता है, उस फसल को फिर ग्रो करने के बाद काटा जाता है, काटने के बाद में उसको सुखाया जाता है, सुखा के उस फसल से क्या बनते हैं, धागा बनता है। तो जूट की अगर हम बात करें तो जूट टेक्सटाइल भी जो है, जूट टेक्सटाइल्स आर मेजरली लोकलाइज्ड इन वेस्ट बंगाल। जूट टेक्सटाइल्स वेस्ट बंगाल में क्यों लोकेटेड है, तो इसके पीछे का भी लोकलाइजेशन का कारण पूछा है। तो देखो वेस्ट बंगाल में आपको पानी मिल जाएगा,
ठीक है। और जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रोसेसिंग के लिए बहुत सारा पानी चाहिए रहता है। तो वेस्ट बंगाल के आसपास हुगली रिवर है, वहां से अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो जाती है। फिर वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश जो है तो ये लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है, क्योंकि जो सॉइल चाहिए रहती है, फर्टाइल एलुवियम सॉइल, जो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए रहती है, वो वेस्ट बंगाल में ही मिल रही है। फाइन। और लोकलाइजेशन का कारण ये भी है कि नियर बाय मार्केट है किसका, कोलकाता का, चीप वाटर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, अबेंडेंस ऑफ वाटर है फॉर प्रोसेसिंग। तो वो सारे फैक्टर्स जूट टेक्सटाइल के फेवर में हो रहे हैं, तो इसीलिए जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। सिंपल। फिर क्या है, अब ये जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करती है। क्या चैलेंजेस फेस करती है, तो जैसे 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 मैंने आपको बताया कि अब क्या है, जूट का यूज धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। फाइन। बहुत क्या होता है, लेबोरियस इंडस्ट्री है कि बहुत सारा इसको पहले फसल बो, फिर काटो, फिर प्रोसेस करो। तो जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है, उसमें एक चैलेंज ये भी कि इट इज अ लेबोरियस इंडस्ट्री, इसमें बहुत लेबर लगता है। साथ ही साथ क्या है कि अब इसके सब्सटीट्यूट्स बहुत सारे आ गए। पहले ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए जूट बैग्स का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए क्या है, सिंथेटिक फाइबर वाले भी बैग्स आने लगे, प्लास्टिक के बैग बनने लगे। तो उस कारण से क्या है कि जूट बैग्स का, और जूट बैग्स खराब भी हो जाते थे, चूहे आसानी से काट देते थे, वाटरप्रूफ नहीं होते थे, तो जूट बैग्स का उस कारण से यूज जो है डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है। और फिर एक चैलेंज ये भी है कि पार्टीशन जब हुआ था ना हमारी कंट्री का, तो पार्टीशन के समय क्या हुआ था, जैसे आप देखेंगे तो इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुआ था। तो मतलब जो आज बांग्लादेश है वो ईस्ट पाकिस्तान था पहले। ठीक है। तो क्या हुआ, जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन के समय क्या हुआ कि बांग्लादेश और ये वेस्ट बंगाल ये सब एक ही एरिया था पूरा। तो इस एरिया में क्या था, खूब जूट प्रोड्यूस होता था। लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन में क्या हो गया कि सारी मिल्स जो है, ठीक है, वो इंडिया में रह गई और प्रोडक्शन एरिया जो है वो बांग्लादेश में चले गया। तो जो मतलब ऐसा हो गया कि दांत हमारे पास रह गए, चने तुम्हारे पास चले गए। वैसा सिस्टम, तुम्हारे पास दांत नहीं है, चने है, तो क्या करोगे, उससे कंचे खेलोगे, और हमारे पास दांत है तो हमारे पास खाने के लिए चने नहीं है। वही सिस्टम यहाँ पे हुआ कि जब पार्टीशन हुआ तो जितनी भी मिल्स थी जहां पे जूट से कपड़ा बनाया जाता था, बैग बनाए जाते थे, वो मिल्स इंडिया में ही रह गई, इंडस्ट्रीज इंडिया में ही रह गई। और जूट प्रोड्यूसिंग एरिया जहां पे जूट प्रोड्यूस होता था, फर्टाइल एरिया, वो पूरा बांग्लादेश में चले गया। तो ये एक चैलेंज फेस किया था जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली क्या हुआ, फिर इंडिया में भी जूट प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया और ये इंडस्ट्रीज ऑपरेट करने लगी। फाइन। अब इंडिया में जो फर्स्ट जूट मिल स्टैब्लिश हुई थी, ये फैक्ट के हिसाब से कोलकाता में हुई थी 1855 में, ऋषिरा। ठीक है, कोलकाता। साथ ही साथ क्या है कि जो दूसरे चैलेंजेस है उसमें आप ये वाले पॉइंटर्स लिख सकते हो दूसरे चैलेंजेस में, कि जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है तो सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो उसको एक बड़ा कंपटीशन दे रहे हैं। ठीक है, लेबोरियस इंडस्ट्री होती है, ये सारा सब कुछ। अब आ जाओ शुगर इंडस्ट्री में, वही थंब रूल रहेगा कि लोकलाइजेशन कहां है शुगर इंडस्ट्री का, तो शुगर इंडस्ट्री का लोकलाइजेशन जैसे अगर आप देखेंगे सदर्न स्टेट्स की तरफ है, महाराष्ट्र वगैरह वाले रीजन में। और साथ ही साथ कुछ इंडस्ट्रीज जैसे अगर आप देखोगे उत्तर प्रदेश में थी भी, तो वो भी अब साउथ की तरफ शिफ्ट हो रही है। क्यों साउथ की तरफ शिफ्ट हो रही है, ये एक सवाल बनता है, और क्यों सदर्न स्टेट्स में लोकेटेड है। तो देखो, शुगर केन प्रोड्यूस होता है इधर कर्नाटका महाराष्ट्र वाले एरिया में, इसलिए सारी इंडस्ट्रीज यहां होती है। साथ ही क्या होता है, ये जो एरिया है कर्नाटका महाराष्ट्र, यहां पे थोड़ा सा कूलर क्लाइमेट रहता है व्हेन कंपेयर टू द नॉर्थ इंडिया। ठीक है, इन एरियाज में थोड़ा सा ठंडा क्लाइमेट रहता है, और ठंडा क्लाइमेट है मतलब क्या है कि एक शुगर केन के अंदर मॉइस्चर बना रहेगा, जिससे उसका सुक्रोज कंटेंट रिड्यूस नहीं होगा, जिससे उसके अंदर जो स्वीटनेस है ना वो रिड्यूस नहीं होगी, रस बना रहेगा। और वो रस बना रहेगा तो जितना ज्यादा रस रहेगा किसी भी एक शुगर केन में, उतना ज्यादा उससे शुगर निकलेगा। समझ में आया? तो वही चीज है कि ड्यू टू दीज रीजंस शुगर इंडस्ट्रीज आर लोकलाइज्ड इन दी सदर्न स्टेट्स और शिफ्टिंग टुवर्ड सदर्न स्टेट्स। फाइन। अब चैलेंजेस क्या फेस हो रहे हैं, तो देखो शुगर इंडस्ट्री मल्टीपल चैलेंजेस फेस करती है। सबसे पहले तो क्या है कि एक सीजनल इंडस्ट्री, तो एक सीजन में तो काम रहता है, एक सीजन में काम नहीं रहता। जब हार्वेस्टिंग होती है तब तो सारे गन्ने कट जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करोगे। फाइन। तो ये एक सीजनल इंडस्ट्री, एक पहला चैलेंज। उसी के साथ साथ दूसरा चैलेंज ये भी होता है शुगर इंडस्ट्री में कि शुगर केन को काट के ट्रांसपोर्ट करके इंडस्ट्री तक ले जाना होता है। और जब आप इंडस्ट्री तक ले जाओगे तो उस बीच में क्या होता है कि टाइम लगता है ट्रांसपोर्टेशन, इसे क्या कहते हैं, हॉलेज। ठीक है, कि एक जगह से दूसरी जगह भाड़े पे ले जा रहे हैं ना सामान, तो इन दी हॉलेज, ठीक है, जो टाइम रहता है उस टाइम के चलते क्या होता है कि जो सुक्रोज कंटेंट रहता है गन्नों के अंदर का, जो मीठापन रहता है वो रिड्यूस होने लगता है, जिससे क्वालिटी ऑफ शुगर क्या होती है, डिग्रेड हो जाती है। फिर साथ ही साथ क्या है कि एक चैलेंज ये भी होता है कि शुगर केन आपने शुगर केन गन्ने में से रस तो निकाल लिया, जो उसका बैगेज बच जाता है ना, ठीक है, जो कचरा बच जाता है उसका यूज नहीं कर पाते हैं, जबकि उसको यूज करना चाहिए, उसको फेंकते हैं तो फेंकना नहीं चाहिए, उसका यूज होना चाहिए। ठीक है, तो वेस्टेज ऑफ शुगर केन्स क्या कह सकते हैं, बैगेज आफ्टर यूजिंग, तो वो कुछ चैलेंजेस उसका यूज नहीं कर पाते हैं। क्लियर हुआ? अब ये इंडस्ट्री जो है तो सीजनल है नेचर में,
वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं शुगर केन इंडस्ट्री से, जैसे शुगर, गुड़, खंडसारी। तो शुगर इंडस्ट्री क्या है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स देती है। शुगर भी शुगर केन इंडस्ट्री से मिलेगी, गुड़ जो होता है जैगरी वो भी, खंडसारी भी क्या होता है, फाइन क्वालिटी ऑफ गुड़ होता है एक तरह से, ठीक है। तो ये कैरेमल टाइप जो होता है ना, तो ये सारी चीजें शुगर इंडस्ट्री की है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री और शुगर इंडस्ट्री, 3 इंडस्ट्री ही है। तीनों इंडस्ट्री के थंब रूल क्या है कि लोकलाइजेशन और चैलेंजेस, लोकलाइजेशन चैलेंजेस, लोकलाइजेशन चैलेंजेस, ये ध्यान रखना है। मैंने सारे की पॉइंट्स एक एक करके छोटे छोटे पॉइंटर में डाल दिए ताकि हर इंडस्ट्री का एक पेज में ही आपको क्या मिल जाए, आइडिया तो मिल ही जाए। बताओ भाई साहब, यहां तक समझ में आया सब कुछ? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है? चलो, पतंग उड़ाओगे? मन तो बहुत है यार, लेकिन तुम लोग उड़ाने कहां दे रहे हो? टेक्सटाइल पे जब टैक्स लग जाता तो उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं। वाह 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 वाह, ठीक है, जब टाइल पे टैक्स लग जाता है उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं। तुम तो मेरे से भी बड़े हैवी ड्राइवर निकले। चैलेंजेस डिटेल गिवन नहीं है मैंने इसमें, नहीं, लेकिन तो फंसता चले जाएगा ना, स्लाइड बड़ी हो जाएगी। तुम्हें हर चीज का चैलेंज ध्यान रखना है, बस ये बता रहा हूं, ठीक है। ठीक है, छुट्टी करवा दीजिए। बोर्ड्स में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से? देखो, सीबीएसई की तरफ से कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि इस चैप्टर से कितने नंबर का आता है। सीबीएसई क्या करता है, सीबीएसई एक बड़ी सिंपल चीज करता है कि उसने बोल दिया 20 20 20 और 20, चारों बुक से 20 20 20 नंबर का आएगा। सिंपल चीज, ठीक है। फिजिक्स में होता था सर थंब रूल, क्यों? फिजिक्स थंब रूल मतलब किसी का सेट प्रिंसिपल, थंब रूल मतलब सेट प्रिंसिपल, ठीक है। थंब रूल यानी कि सेट प्रिंसिपल, किसी भी चीज के सेट प्रिंसिपल को अपन थंब रूल कहते हैं। गॉट इट? चलो बढ़िया, क्लियर है यहां तक? क्लियर हो गया? चलो बढ़िया, वीडियो आज आएगा। आज तुम्हें एचएमपीवी वायरस पे एक वीडियो दूंगा मैं, बस जस्ट तुम्हारी क्लास खत्म होगी उसके बाद। ठीक है, चलो। पीटीएम थी 74 आए, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, इस चैप्टर से मैप, अगेन मैं वही कह रहा हूं, मैप का भी 5 नंबर का मैप आता है, 2 नंबर हिस्ट्री, 3 नंबर ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के पूरे 7 चैप्टर जो है, चैप्टर 2 से मैप वर्क नहीं आता, तो 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर में से 3 नंबर का मैप वर्क आता है। मैप वर्क करवाऊंगा मैं भी परसों की क्लास में। कोई एचएमपीवी से कोई तुम्हारे बोर्ड्स कैंसिल नहीं हो रहे, तो सेक चिल्ली, ठीक है, सेक चिल्ली हो, बस अपनी दुनिया बना के बैठे रहते हो। चलो, क्लियर हो गया? चैलेंजेस नॉट रिमूव्ड किसने कह दिया तुमसे? सेल्फ रिलायंट मतलब हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हमारी इंडस्ट्री अपने आप में सेल्फ रिलायंट है, कंप्लीट है। चलो दोस्त, आगे बढ़ते हैं, बंद कर दिया जाए, ताले लगा दिए जाए सारे, ठीक है। ये इस पे भी ताला लगाओ, इसको इधर करो। तुम सेंटा क्लॉज की तरह क्यों लग रहे हो सुनील? अच्छा, बाल बिगड़े पड़े, ठीक है। हाँ,
आओ, तुम बच्चों से मिलना चाहोगे क्या सुनील? हैं? ये डरते हैं यार सुनील, सुनील के भी एक दिन सुनील का फेस रिवील कर देंगे। हैं? तुम्हें समझ गए ना, इस सीट तक पहुंचने का एक ही सिद्धांत है, अपने नाम में एस लगवा लो तुम्हारा जो भी नाम है, ठीक है, रिया नाम है तुम्हारा तो श्रिया कर लो तुम एस लगा लो, एस नाम वाले लोग आते हैं यहाँ तक बस स्टूडियो के अंदर तक। सुनील अगर तुम्हें 10th का पेपर दिलवाया जाए तो तुम 10th का पेपर सोशल साइंस में कितने नंबर ला सकते हो? 99 नंबर ठीक है, पूरी क्लास अटेंड कर ली उन्होंने। एक कलवल नहीं करूंगा मैं, एक चैप्टर एक क्लास का अपना सिद्धांत है वो तो। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में बहुत डिटेल में नहीं बताया है, ऊपर 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 बताया है सारी इंडस्ट्रीज के बारे में। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? वो इंडस्ट्रीज जिन इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल कहां से मिलता है। आखिरी चैप्टर है मेरे दोस्त, ठीक है, क्लास आखिरी नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना चैप्टर आखिरी है, ठीक है। फिर इसके बाद में कल अपनी डाउट सॉल्विंग क्लास है और परसों के दिन तो मैं मैप करवा दूंगा मैं पूरा, ठीक है, तो कंप्लीट। फिर क्या करेंगे? फिर भी बहुत कुछ है करने को, चिंता क्यों करते हो? तो अब तो हम 10वीं के साथ भी हैं, 10वीं के बाद भी हैं, तो फिर क्यों घबरा रहे हो मेरे दोस्त? तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज जिन इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल कहां से मिलता है, जिन इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल कहां से मिलता है? मिनरल्स से मिलता है, ठीक है, वो इंडस्ट्रीज क्या कहलाती है? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाती है। तो जैसे अपन ने कॉटन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री और शुगर इंडस्ट्री में थंब रूल लगाया ना कि चैलेंज ध्यान रखना, लोकलाइजेशन ध्यान रखना है, वैसे ही एक और इंडस्ट्री है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ये एक मेजर इंडस्ट्री है, रेस्ट यू कैन हैव एन ओवरव्यू। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक मेजर इंडस्ट्री है, बाकी इंडस्ट्री पे तो आप एक ओवरव्यू रख लो, क्योंकि उससे अगर सवाल आएंगे भी तो फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में थ्योरी नहीं बनेगी। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में थ्योरी बन सकती है, फॉर एग्जांपल जैसे ये वाली कि लोकलाइजेशन ईयर छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री छोटा नागपुर प्लेट्यू कहां है? तो अगर छोटा नागपुर प्लेट्यू आप देखोगे तो अपना जो छोटा नागपुर प्लेट्यू अपना छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, ये वाला जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये वाले क्षेत्र में आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू पे बहुत सारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इस छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले रीजन पे आपको बहुत सारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज देखने को मिल जाएगी। व्हाट माय पॉइंट? अब सवाल ये आता है कि यहाँ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज क्यों देखने को मिलेगी आपको, ठीक है, यहाँ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज क्यों और कैसे देखने को मिलेगी? तो यहाँ आयरन एंड इंडस्ट्रीज देखने के पीछे का कारण ये है कि सबसे पहला तो यहाँ पे क्या है कि रॉ मटेरियल अवेलेबल है बहुत सारा और जो है ना वो मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि नियर बाय पोर्ट फैसिलिटीज है, जैसे विशाखापट्टनम का पोर्ट हो गया, पैराद्वीप का पोर्ट हो गया, ठीक है। आपको चीप लेबर मिल जाएगी फ्रॉम पॉपुलेटेड एरियाज, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, यहाँ से लेबर मिल जाती है। फिर उसके साथ साथ में क्या है, इस छोटा नागपुर प्लेटू रीजन में पोर्ट्स हो गए, रॉ मटेरियल मिल जाएगा, लेबर मिल जाएगी, साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ में जो दूसरे रॉ मटेरियल चाहिए रहते हैं, जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए रहता है, दूसरे मटेरियल कोल वगैरह चाहिए रहते हैं ना, तो इसी एरिया में कोल की अवेलेबिलिटी भी है। मैं बताऊं तुम्हें एक चीज, एक स्टडी कंडक्ट की गई थी, वर्ल्ड में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की लोकेशन जो है, बेस्ट लोकेशन, वर्ल्ड में सबसे बेस्ट लोकेशन ये छोटा नागपुर प्लेटू है, क्योंकि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को चलने के लिए जो जो चाहिए रहता है वो सब कुछ यहां बहुत प्रॉक्सिमिटी में है, कोल भी, रॉ मटेरियल भी, ओर्स भी, ट्रांसपोर्टेशन भी। और इसीलिए अगर तुम्हें ध्यान हो तो जमशेदजी टाटा ने क्या किया था, जमशेदजी टाटा ने जगह जगह जाके सब देख लिया था कि कहां बेस्ट तरीके से आयरन इंडस्ट्री सेट कर सकते हैं। उसके बाद में दे डिसाइडेड टू सेट अप दी आयरन स्टील इंडस्ट्री इन जमशेदपुर, ठीक है। तो वर्ल्ड की बेस्ट लोकेशन जो है आयरन स्टील इंडस्ट्री की छोटा नागपुर प्लेटू है। फाइन, चलो तो ये हो गया। अब आयरन स्टील इंडस्ट्री क्या चैलेंजेस फेस करती है, तो वही वाला थंब रूल है अपना कि लोकेशन समझ लिया अपन ने, लोकलाइजेशन का कारण। दूसरा चैलेंजेस फेज, तो चैलेंजेस फेज में यही कि लेबर तो है लेकिन उतनी प्रोडक्टिव लेबर नहीं है, स्किल्ड नहीं है, ठीक है। इरेटिक पावर सप्लाई कंटिन्यूस मिलता नहीं है। तो ऐसे करके अगर सवाल आते हैं तो ध्यान रखना, फाइन, ऐसे करके अगर सवाल आते हैं तो ध्यान रखना कि पावर सप्लाई इरेटिक है, लेबर की उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं है, ये सारे सब कुछ पॉइंटर्स आपके चले जाएंगे। व्हाट माय पॉइंट? आ जाओ। अब अगर हम बात करें तो आयरन स्टील इंडस्ट्री एक बेसिक इंडस्ट्री में आता है, ऑन द बेसिस ऑफ की रोल प्लेड में अगर देखा जाए तो ये एक बेसिक इंडस्ट्री, की इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि आयरन और स्टील के ऊपर कंट्री की दूसरी इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट है। आयरन और स्टील इंडस्ट्री अगर सही चलेगी तो दूसरी इंडस्ट्रीज ऑटोमेटिकली सही चलेंगी, ठीक है। स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ गुड्स। अलग अलग प्रकार के गुड्स अगर आपको बनाना है तो वैरायटी ऑफ गुड्स को बनाने के लिए आपको स्टील की जरूरत पड़ती है, ठीक है। स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ गुड्स।
रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। जिस कंट्री में जितना आयरन एंड स्टील डेवलपमेंट होगा, जितना आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस होगा, वो कंट्री उतना ग्रो करेगी। तो इसीलिए क्या है, इसको इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि लोग आयरन एंड स्टील जो है, आयरन एंड स्टील को रोटी के साथ लगा के नहीं खाएंगे। आयरन एंड स्टील को कहां यूज करेंगे? वो डेवलपमेंट में यूज करेंगे, घर बनाएंगे, रोड बनाएंगे, इन सारी चीजों में ही आयरन एंड स्टील यूज होगा। तो उस तरह से क्या है कि आयरन एंड स्टील जो है वो कंट्री के डेवलपमेंट का एक इंडेक्स होता है। जितना ज्यादा आयरन एंड स्टील कंज्यूम कर रहे हैं लोग, मतलब उतना ग्रो कर रहे हैं। जैसे अपन ने मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी कंट्री के डेवलपमेंट को दर्शाता है। लोग इलेक्ट्रिसिटी को रोटी के साथ रोल बना के नहीं खाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को लोग यूज कर रहे हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार का एसेट ही चला रहे हैं। ठीक है, बिजली का इस्तेमाल मतलब प्रोडक्टिविटी दर्शाता है ना, वो चीज रहती है। फाइन। आयरन ओर, कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन आर रिक्वायर्ड इन द रेशियो ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4:2:1। ठीक है, 4:2:1 के रेशियो में क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। 4:2:1 के रेशियो में इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। किसकी? ये वाले अपने, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, एक प्रोसेस होती है स्मेल्टिंग प्रोसेस। स्मेल्टिंग प्रोसेस में क्या होता है कि रॉ ओर लिया आपने, उस ओर के अंदर क्या है, बहुत सारा कचरा है, मिट्टी है, धूल है। तो वो जो ओर रहता है, उस ओर को आप क्या करते हो, उस ओर को आप प्रोसेस करते हो, उस ओर को आप साफ करोगे। उस ओर को आप जब साफ करोगे तो उस ओर को साफ करने के लिए क्या किया जाता है, उस ओर को साफ करने के लिए आप उसको जलाते हो भट्टे में। तो जब ओर को आप जलाते हो भट्टे में, तो जलाने के लिए आपको क्या है, उसमें एक रिएक्शन करवाना रहता है। तो आपको लाइमस्टोन भी चाहिए रहता है, जलाने के लिए कोल भी चाहिए रहता है। तो इन तीनों का एक प्रपोर्शन लगता है। तो 4:2:1 मतलब क्या कि अगर 4 किलो आयरन ओर डाला है तो कोकिंग कोल जो है डालना होगा 2 किलो और 1 किलो लाइमस्टोन डालना होगा। ठीक है, तो 4:2:1 इस प्रपोर्शन में ब्लास्ट फर्नेसेस जो रहती है, ठीक है, जो भट्टे रहते हैं वो चलते हैं, और जब स्मेल्टिंग होती है तब पिघल के आपको आयरन ओर मिलता है। तब पिघल के आपको आयरन ओर मिलता है। फिर उस पिग आयरन से, ठीक है, उस आयरन को पिघला के आप क्या करते हो, फिर उस आयरन को पिघला के आपको छड़ी बनाना है, आपको लोहे के स्लैब्स बनाना है, जो बनाना है वो बना लो, वैसा सिस्टम रहता है। तो ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की कुछ बेसिक डिटेल्स थी। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री समझ में आई? तो थंब रूल अपना वही रहेगा, लोकलाइजेशन, चैलेंजेस फेस्ड और कुछ की पॉइंट्स हैं। फाइन। अगली इंडस्ट्री आती है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग मतलब क्या होता है कि एल्यूमिनियम जो रहता है, एल्यूमिनियम कैसे मिलेगा आपको? एल्यूमिनियम का रॉ मटेरियल होता है, चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी में पढ़ा था। कौन बताएगा मुझे चैट में? चलो बताओ, एल्यूमिनियम का रॉ मटेरियल क्या होता है, बताइए। हाँ जी, हाँ जी। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या होता है? एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का बॉक्साइट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बॉक्साइट, साहब आज सारे बच्चों ने सही आंसर दे दिया, आंखों में से आंसू आ गए, मेरे तो इतना सारा पढ़ लिया बच्चे ने। ठीक है, ठीक है, बॉक्साइट, 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 बॉक्साइट सही है। ठीक है, बढ़िया। अब अब अगर अपन यहां से आगे बढ़े, बॉक्साइट, अब अगर आप यहां से बढ़े तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग में सिंपल चीज है कि एल्यूमिनियम इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि लाइट इंडस्ट्री, मतलब एल्यूमिनियम क्या है, आयरन और स्टील इतना हैवी नहीं होता है, और आयरन और स्टील इतना हैवी ना होने के कारण इसकी एक्सेप्टेंस ज्यादा है कि स्ट्रेंथ तो है स्टील जितनी, लेकिन वजन उतना नहीं है। तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री क्या है? इट इज अ लाइट वेट इंडस्ट्री, ठीक है, रेजिस्टेंट टू कोरोजन, ठीक है, रेजिस्टेंट टू कोरोजन मतलब इसमें जंग वंग भी नहीं लगती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मिलेबल है, उससे शीट बन सकती है। तो इसीलिए एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में जो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है एल्यूमिनियम का मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट में, यूटेंसिल्स में, वायर्स में। ठीक है, तो ये कुछ की पॉइंटर्स है। मैंने जैसे आपको बताया ना
कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक मेजर इंडस्ट्री की फॉर्म में आपको पढ़ना है यहाँ पे। बाकी सारी इंडस्ट्रीज का आप सिर्फ एक ओवरव्यू ले लो, अगर एक मोटा माटी समझ लोगे ना कि हाँ इस इंडस्ट्री में ये है तो ध्यान रहेगा। तो वैसे ही एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की अगर बात करें हम तो एक लाइट इंडस्ट्री है, रेजिस्टेंट टू कोरोजन है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, मिलेबल होती है। मैंने एयरक्राफ्ट वगैरह, यूटेंसिल्स और वायर्स वगैरह बनाने में एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री का काम होता है। ठीक है, बॉक्साइट इसका रॉ मटेरियल होता है, बॉक्साइट से बनता है एल्यूमिना, एल्यूमिना से बनता है एल्यूमिनियम। फाइन, जैसे 4 से 6 टन ऑफ बॉक्साइट का इस्तेमाल किया जाता है 2 टन ऑफ एल्यूमिना बनाने के लिए, और 2 टन ऑफ एल्यूमिना से निकलता है 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की कहानी हो गई है, सिंपल। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के बाद में आती है केमिकल इंडस्ट्री। अब सारी इंडस्ट्रीज का ओवरव्यू। केमिकल इंडस्ट्री क्या है? एक ऐसी इंडस्ट्री जो क्या है, ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों तरह के केमिकल्स बनते हैं, एंड दिस इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर। मतलब एक इंडस्ट्री मान लो कि कोई एक केमिकल बनाती है, दूसरी इंडस्ट्री कोई सा दूसरा केमिकल बनाती है, इन दोनों केमिकल को यूज करके कोई तीसरा केमिकल बनता है, तो उस केमिकल इंडस्ट्री में केमिकल इंडस्ट्री ही खुद के रॉ मटेरियल को खरीदती है और खुद के ही प्रोडक्ट से तीसरा प्रोडक्ट बनाती है। तो ये वाली लाइन समझ में आई ना कि केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर, कि 2 केमिकल्स को खरीद के तीसरा केमिकल बन रहा है, तो केमिकल खरीदने वाली इंडस्ट्री भी केमिकल इंडस्ट्री होती है। ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री का ये एक पॉइंट ध्यान रख लेना। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, तो जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से जब हमारी कंट्री में फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड डालना हमने शुरू किया, तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, ग्रो करते चल मतलब फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है वो अपनी ग्रो करती चलेगी ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से। फाइन, अब इस ग्रीन रेवोल्यूशन में आपको क्या देखने को मिलता है कि दिस इंडस्ट्री सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस फॉस्फेट एंड अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स। ठीक है, नाइट्रोजनस फॉस्फेट और अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर जो है, इन फर्टिलाइजर के इर्द गिर्द ये इंडस्ट्री सराउंडेड है। इंडिया में पोटाश के जो रिजर्व्स हैं, ठीक है, तो इंडिया लैक्स पोटाश। पोटाश भी क्या है, एक फर्टिलाइजर के अंदर एक कंपोनेंट, एक मिनरल यूज होता है। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में ये इंडस्ट्री एक्सपैंड हुई है। तो सिंपल ओवरव्यू है, इन इंडस्ट्रीज से आएंगे अगर सवाल तो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पूछे जाएंगे, आपको मोटा माटी फैक्ट्स ध्यान रखना है। आगे बढ़े, सीमेंट इंडस्ट्री। तो सीमेंट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो सीमेंट इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है कि एक ऐसी इंडस्ट्री जो बिल्डिंग एक्टिविटीज में इस्तेमाल होती है, लेकिन इसके रॉ मटेरियल मिनरल्स ही होते हैं, इसीलिए अपन उसे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में पढ़ रहे हैं। जैसे लाइमस्टोन, सिलिका वगैरह, ये सारे इसके रॉ मटेरियल होते हैं। तो दिस इंडस्ट्री इज एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एंड रिक्वायर्स बल्की एंड हेवी रॉ मटेरियल। खूब सारा ट्रक भर के रॉ मटेरियल जाता है, ट्रक भर के सीमेंट निकल के आती है। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री जो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, ठीक है, कहां पे, गुजरात में। जिसका कारण क्या मैं बता रहा हूं, जैसे गुजरात में इंडस्ट्री लोकेटेड है स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में डेवलपमेंट हो रहा है बहुत तेजी से, वेस्ट एशिया में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, दुबई वगैरह में, तो गुजरात से सीधा सीधा सीमेंट एक्सपोर्ट हो जाता है। समझ में आया, गुजरात से सीधा सीधा सीमेंट एक्सपोर्ट हो जाता है। गॉट माय पॉइंट। तो दिस इंडस्ट्री इज एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एंड रिक्वायर्स बल्की एंड हेवी रॉ मटेरियल। इंडस्ट्री हैज strategically located plants in Gujarat that have suitably access to the market in Gulf countries. Gulf countries मतलब वही वेस्ट एशियन कंट्रीज, यूएई वगैरह, इस तरफ पूरा का पूरा। ठीक, चलो सीमेंट इंडस्ट्री हो गया। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो सारी इंडस्ट्रीज का ओवरव्यू ध्यान रखना है। मतलब जो ऑटोमोबाइल, अगेन मैं ऑटोमोबाइल में सोचता था कुछ मोबाइल से जुड़ी हुई चीजें बनती होगी। ऑटोमोबाइल का मतलब ये है कि जो व्हीकल वाली इंडस्ट्री होती है ना, ट्रक्स, साइकिल, बस, ट्रैक्टर, ट्रॉली, कार, ये वाली इंडस्ट्री। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या है कि लिबरलाइजेशन के बाद, मतलब 1991 के बाद जब हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करा, तब क्या होगा, उसके पहले तक हमारी कंट्री में सिर्फ 2-3 प्रकार की ही कारें चलती थी। कौन कौन सी? एम्बेसडर चलती थी और ये जिप्सी विप्सी चलती थी बस। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है, लिबरलाइजेशन जब हुआ, जब हमने हमारी इकोनॉमी को ओपन अप किया, तब फॉरेन कार मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज भी हमारी उसमें कंपनीज भी हमारी कंट्री में आई। तो डिमांड फॉर न्यू कॉन्टेम्पररी मॉडल्स हैज इंक्रीज्ड, एफडीआई ब्रॉट न्यू टेक्नोलॉजी। और जब बाहर से पैसा आया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो क्या होना शुरू हुआ कि बाहर से जब पैसा आना शुरू हुआ तो नई नई प्रकार की टेक्नोलॉजी वगैरह आई और इससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रो करी। अलग अलग प्रकार के ऑटोमोबाइल्स हमारी कंट्री में क्या होने लगे, ग्रो होने लगे। तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कमाल हो गया। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बाद में, ठीक है, फिर क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो ये कौन सी इंडस्ट्री है, आईटीसी, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो आईटीई। जैसे जैसे इंटरनेट का एक्सपेंशन हुआ ना, वैसे वैसे इंटरनेट के एक्सपेंशन के साथ में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, चाहे आप टेलीफोन की बात कर लो, चाहे आप अलग अलग डिवाइसेस की बात कर लो, चाहे कैमरा, चाहे लैपटॉप, चाहे
स्पीकर, तो ये सारी इंडस्ट्रीज भी ग्रो करती चलेगी। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों कंपोनेंट्स जो है वो ग्रो हुए। तो बेंगलोर जो है तो इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया की तरह इमर्ज हो गया, एक शहर जहां पे आईटी सेक्टर ग्रो करा। ठीक है, एंड मेजर इंपैक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री इज ऑन द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और इस इंडस्ट्री का मेजर इंपैक्ट पड़ा किस चीज पे? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे। यानी कि इस इंडस्ट्री में क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को जॉब दिए, खास करके विमेन। 1/3 एम्प्लॉयज जो है आईटी इंडस्ट्री की वो कौन है? विमेन है। तो ये सारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। एक ओवरव्यू मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का आपको ध्यान रखना है। बाकी सारे पॉइंटर्स जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में वही थंब रूल चलेगा अपना, बाकी सारे पॉइंटर्स मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, बताओ, चैप्टर खत्म नहीं हुआ, खुश मत होना अभी। क्लियर हुआ? चैट खोलो। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर है? बताओ जल्दी। बॉक्साइड क्या लिख रहे हो अभी भी? छुट्टी नहीं बाबू, बस एक लास्ट टॉपिक बचा है। बस लास्ट टॉपिक। थोड़ा स्लो पढ़ाइए। नहीं बाबू, इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें देखो मैंने तुम्हें बता दिया था चैप्टर के स्टार्टिंग में ओवरव्यू में क्या, कि कुछ कुछ थ्योरी का पार्ट है और कुछ कुछ फैक्ट्स है। तो जो फैक्ट्स वाली चीज है तो वो फैक्ट्स की तरह मैं तुम्हें देते चल रहा हूं कि ये आयरन स्टील इंडस्ट्री है, ये कॉटन, ये एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री है, ये वो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री है। अब जैसे अगेन एक लास्ट पार्ट आ गया और इस लास्ट पार्ट पे थ्योरी है। ये थ्योरी पे क्वेश्चन बनते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, की कैसे इंडस्ट्रीज जो है वो क्या करती है? पॉल्यूशन करती है, और कैसे इंडस्ट्रीज जो है वो इंडस्ट्री जो एनवायरमेंट को क्या करती है? डिग्रेड करती है। अगर तुम्हें चाहिए तो ये वाले टॉपिक को अपन कल भी ले सकते हैं। बोलो कल? नहीं यार, कल डाउट सॉल्विंग, अपन तो कल डाउट सॉल्विंग ही लेंगे पूरा। मिक्स मत करो, क्योंकि आधे बच्चे फिर देख नहीं पाते हैं। हम्म, आज ही करते हैं खत्म, 10 मिनट का काम है बस। यहां से सवाल बनता है मेरे दोस्त, कल नहीं, एक बार कल बोल दिया देख कंधे पे चढ़ रहे हैं। चैट नहीं दिख रही तुम्हें? मैं दिखा देता हूं, रुको। किसी को नहीं दिख रही होगी, तुम्हें क्या? क्लियर है? आजकल मीम्स कम आ रही है। हाँ, मारूंगा मारूंगा, मार मार के चमगादड़ बना दूंगा। मीम देखने आ रहे, क्या देखने आ रहे हैं? मीम्स कम आ रही है, और बड़ा अच्छे से लिख रहा है, आजकल मीम्स कम आ रही है। सुधर जाओ बेटा, पेपर आ रहे हैं, नहीं तो अभी तुम्हारे मीम बनना शुरू हो जाएंगे। मीम देखना है इनको। देखो, मैं तुम्हें जो चीज इंपॉर्टेंट है वो बताते चल रहा हूं, तो ध्यान रखते चलना। ताला लगा दिया है चैट पे कंप्यूटर महोदय। ठीक है, चलिए। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब बात करें किस चीज की? इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंट डिग्रेडेशन की। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे थ्योरी बनती है और थ्योरी पे क्वेश्चन भी बनते हैं कि व्हाट आर द वेरियस वेज थ्रू विच इंडस्ट्रीज पोल्यूट आर एनवायरमेंट, ऐसा करके। ठीक है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन टेकिंग प्लेस ड्यू टू इंडस्ट्रीज, एक्सप्लेन हाउ। तो अब यहां पे बात आएगी किस चीज की? कौन कौन से तरीके हैं जिनसे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। ठीक है, तो
कौन कौन से तरीके जिससे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है? तो एयर पोल्यूशन एक इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का कारण है। एयर पोल्यूशन में क्या हो रहा है कि जो एटमॉस्फेयर में एयर अवेलेबल है, हवा है ना, जो एटमॉस्फेयर में जो हवा है, वो हवा क्या करती है, वो हवा एक तरीके से पल्यूट कर रही है, और पल्यूट हो रही है। मतलब क्यों हो रही है? क्योंकि इंडस्ट्रीज उसको पल्यूट कर रही है। तो क्या होता है, एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस। ठीक है, हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस की अगर हम बात करें तो जैसे क्या होता है, आप देख रहे हो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये मैंने तुम्हें उसमें AQI वाले पोल्यूशन के उसमें बताया था ना, एक सोशल ब्रेन्स वाला चैनल देखते हो, आज देखना, आज उस पर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा HMPV वाला। तो मैंने बताया था कि होता क्या है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जब ये इंडस्ट्रीज ऑपरेट करती है ना, तो बहुत बारीक बारीक पार्टिकुलेट मैटर्स जो हैं उनको एटमॉस्फेयर में रिलीज करती है। और उन पार्टिकुलेट मैटर से क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं ना, तो वो पार्टिकुलेट मैटर्स हमारे लंग्स वगैरह में चले जाते हैं। अब हमें तो परेशान कर ही रहे, लेकिन वो वातावरण को, पर्यावरण को भी क्या कर दिया, पूरी तरह से पल्यूट कर दिया है। तो एयर पोल्यूशन क्यों होता है इंडस्ट्रीज के कारण? तो इंडस्ट्रीज रिलीज द अनडिजायरेबल एलिमेंट्स एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रोपोर्शन ऑफ दीज अनडिजायरेबल गैसेस सच एज सल्फर, क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होगा ना, 2 लिखा है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, एयरबोर्न पार्टिकुलेट मटेरियल्स। ठीक है, दी एयर गेट्स कंटामिनेटेड, एयर जो है वो कंटामिनेट हो जाती है, और उसी को जब हम इनहेल करते हैं तो हमें भी परेशान करती है। ठीक है, लंग्स रिलेटेड डिसीजेज वगैरह होती है। तो एयर पोल्यूशन इंडस्ट्रीज करती है। वाटर पोल्यूशन में क्या होता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज क्या करती है, वाटर बॉडीज को एक तरह से क्या करती है, वाटर बॉडीज में अपना वेस्ट डंप करती है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो होती है तो क्या करती है कि अपना जो वेस्ट मटेरियल है वो डायरेक्ट डिस्चार्ज कर देती है क्या, वाटर बॉडीज में, जिससे ऑल टुगेदर क्या होता है, वाटर बॉडीज जो है पॉल्यूट हो जाती है। तो कॉज्ड बाय द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्रीज रहती है जब वो अपना सभी प्रकार का वेस्ट, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक वेस्ट हो, ठीक है, इनऑर्गेनिक वेस्ट और ज्यादा क्या होता है, घातक हो जाता है जब ये वेस्ट डिस्चार्ज होता है डायरेक्टली इनटू रिवर। ठीक है, और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज जो मेजर कल्प्रिट्स हैं, तो जैसे पेपर, पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल, डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, ये सारी इंडस्ट्रीज जब अपना वेस्ट डंप करती है, जैसे लेदर टैनिंग इंडस्ट्रीज होती है, जो लेदर निकाला जाता है ना, तो वो क्या करती है, जानवरों की चमड़ी अगर निकाल रही है तो जानवरों का पूरा मतलब एक तरह से कह सकते हैं ना, पूरा ऑर्गेनिक वेस्ट भी अगर है, लेकिन वो तो एक तरह से क्या है ना, वो पानी को पल्यूट करेगा, दूषित कर देगा पानी को। तो वो सारा वेस्ट जब वाटर बॉडीज में डंप होता है तो दैट कॉजेज पॉल्यूशन। फिर क्या है, थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन होता है अगला। थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है कि जब यही इंडस्ट्रीज अनडिस्चार्ज वाटर, मतलब कह सकते हैं अनट्रीटेड वाटर जो रहता है उसको वाटर बॉडी के अंदर डिस्चार्ज करती है, जिससे पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। थर्मल पॉल्यूशन मतलब क्या है कि ऐसा पॉल्यूशन हो रहा है जिससे पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो पानी का टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो पानी के अंदर रह रही स्पीशीज है, फॉर एग्जांपल मछली हो गए, छोटे छोटे प्लैंक्टन्स वगैरह हो गए, प्लांट्स हो गए, तो ये क्या होंगे ना, ये मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पानी में है, क्योंकि वो सूटे, मैं आपको बता रहा हूं 1 डिग्री पानी का टेम्परेचर जब बढ़ता है ना, तो उस 1 डिग्री पानी के टेम्परेचर बढ़ने से कितनी ही सारी स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड फिशेज जो रहती है वो बेचारी मर जाती है। क्यों? क्योंकि वो अडेप्टिव नहीं होती उस चीज की। तो वही यहां पे बताया गया कि थर्मल पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो थर्मल पोल्यूशन क्या होता है कि इट अकर्स व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल पावर प्लांट्स आर ड्रेन्ड इनटू रिवर एंड पॉन्ड्स बिफोर कूलिंग। तो ठंडा किए बिना जब पानी डाल दिया जाता है, गर्म पानी, ठीक है, तो जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो वेस्ट डंप किया जाता है तो वो पानी को गर्म तो करता ही है, साथ ही साथ पानी में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐड कर देता है, जिससे क्या होता है, वहां रह रहे लोगों को दिक्कत होती है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डिसीजेस, ये सारी समस्याएं होना शुरू हो जाती है। आगे बढ़े अगर, तो नॉइज पोल्यूशन अगला हो गया। नॉइज पोल्यूशन में क्या आएगा भाई साहब कि ये जब इंडस्ट्रीज काम करती है, तो ऐसा तो नहीं कि इंडस्ट्रीज एकदम होले होले काम करेगी, मैं आपको बता रहा हूं, कंस्ट्रक्शन साइट्स हो गई, ठीक है, इंडस्ट्रीज हो गई, इन इंडस्ट्रीज में कंटिन्यूसली क्या होता रहता है, कंटिन्यूसली साउंड होता रहता है, ठीक है, कंटिन्यूसली साउंड जनरेट होता रहता है। और ये कंटिन्यूस साउंड जनरेशन जो रहता है, ये कंटिन्यूस साउंड जनरेशन, इट बिकम्स अ कॉज ऑफ इरिटेशन, इट बिकम्स अ कॉज ऑफ क्या कहेंगे आप उसको, इरिटेशन के साथ साथ में हियरिंग इंपायरमेंट्स, हाई ब्लड प्रेशर, इन चीजों का समस्या, इन समस्याओं का कारण बन जाता है। तो नॉइज पोल्यूशन भी क्या है, नॉइज पोल्यूशन भी एक तरह का इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, फाइन। तो कॉज ड्यू टू द इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, जैसे मशीनरीज, शॉज, इलेक्ट्रिकल ड्रिल्स, तो दीज थिंग्स मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज। ये सारी चीजें क्या करती है, बहुत सारा साउंड उत्पन्न करती है, जो कि एक तरह से लोगों को क्या करता है, इरिटेशन, हियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो ये 4 तरह के पोल्यूशन बताए गए। समस्या है,
समस्या पे नहीं, समाधान पे फोकस करें। तो हाउ कैन द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बी चेक्ड, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। तो कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात करें तो अब आपको जो सोल्यूशन बताया गया ना वो एक एक के अलग अलग नहीं बताए गए, एक साथ बताया गया, उसमें अपने अपने हिसाब से जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो रही होगी। जैसे वाटर पोल्यूशन को चेक करने के लिए क्या है, हम वाटर का जो यूज है उसको मिनिमाइज करें, प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग, तो रीयूजिंग रिसाइकलिंग पे फोकस करें। मैंने इस तरह से नोट्स बनाए कि एक एक शब्द ऐड कर लिया है, आप इनको आप एक्सटेंड करके आंसर बना सकते हो। और ठीक है, तो हम क्या करें, मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है, तो जैसे इंडस्ट्रीज में जो वाटर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप देख रहे हो यहीं पे क्या है कि टेक्सटाइल एंड डाइंग इंडस्ट्रीज है, तो यहाँ पे कोई और अल्टरनेटिव निकाला जाए, पानी का ज्यादा इस्तेमाल ना किया जाए, पानी को रीयूज किया जाए, रिसाइकल किया जाए, वाटर हार्वेस्टिंग पे फोकस किया जाना चाहिए, हॉट वाटर को ट्रीट करो बिफोर रिलीजिंग इनटू कह सकते पॉन्ड्स या फिर रिवर्स। ठीक है, उस हॉट वाटर को पहले ट्रीट कर लो ना, उसको ठंडा करके निकालो, तो आप ऑटोमेटिकली थर्मल पॉल्यूशन खत्म कर दोगे। फाइन, इसी के साथ साथ में क्या है कि 3 स्टेप जो वाटर रिसोर्स होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है, 3 स्टेप वाटर कह सकते हैं कि वाटर ट्रीटमेंट होना चाहिए, जिसमें पहले बायोलॉजिकल मेथड से, फिर केमिकल मेथड से, फिर बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल मेथड, तीनों मेथड का इस्तेमाल किया जाए, तो वो 3 स्टेप्स यूज किए जाने चाहिए। ये वाटर एक तरह से कह सकते हैं कि वाटर पोल्यूशन को आप ऐसे चेक कर सकते हो। एयर पोल्यूशन को चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ठीक है, आप जो पार्टिकुलेट मैटर जो है एनवायरमेंट में निकलता है ना इंडस्ट्री से, उसको आप चेक कर सकते हो बाय यूजिंग दीज टेक्निक्स। जैसे आप स्मोक स्टैक्स यूज करो, स्मोक स्टैक्स कैसे यूज करोगे, ठीक है, तो वो जो स्मोक स्टैक्स होती है ना, चिमनियां, उन चिमनियों को इस्तेमाल करो फैक्ट्री में कि ऊपर की तरफ वो अपना वो निकाले, कह सकते हैं कि धुआं जो ऊपर की तरफ निकाले। एंड दीज स्मोक स्टैक्स कैन बी फिटेड विद, इन स्मोक स्टैक्स में आप फिटिंग्स लगा सकते हो। किस चीज की फिटिंग लगाओगे स्मोक स्टैक्स में भाई साहब, तो स्मोक स्टैक्स में आप फिटिंग लगाओ, स्मोक स्टैक्स कैन बी फिटेड विद फैब्रिक फिल्टर्स। फैब्रिक फिल्टर्स क्या होता है कि एक कपड़ा लगा दिया आपने, तो अब क्या होगा, जो धुआं निकलेगा तो धुएं के अंदर जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स यहीं रह जाएंगे, तो ऐसे फैब्रिक फिल्टर्स लगाओ। ठीक है, तो सारे देखो, स्मोक स्टैक्स कैन बी फिटेड विथ, एक हो गया फैब्रिक फिल्टर, दूसरा आप क्या लिख रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में क्या है कि चिमनी के ऊपर आप यहां इलेक्ट्रिकल फील्ड बना दो एक, ताकि क्या हो कि यहां इलेक्ट्रिकल फील्ड रहेगी, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड चार्ज रहती है, तो जब ये धुआं निकलेगा और इस धुएं के अंदर जो पार्टिकल्स रहेंगे वो इलेक्ट्रिकली जब चार्ज हो जाएंगे तो पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स यहीं गिर जाएंगे और सिर्फ धुआं धुआं बाहर निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाओ, फैब्रिक फिल्टर्स लगाओ, या फिर क्या लगाओ, या फिर लगाओ स्क्रबर्स। स्क्रबर्स क्या होते हैं कि इस चिमनी के ऊपर आप एक गीला कपड़ा या फिर कह सकते हैं गीले जो स्पॉन्ज टाइप की चीजें होती है ना वो लगा दो, या फिर ऐसे शावर्स लगा दो ऊपर, ठीक है, ताकि जब धुआं आ रहा है तो आप क्या करोगे, हल्की हल्की फॉग, जैसे आपने देखोगे ना क्या होता है दिल्ली में वो ठंड के समय पे पानी के फुहार वाली मशीन चलाई जाती है, क्यों कि लोग अगर ठंड में नहाते नहीं है तो वो उस मशीन के नीचे खड़े होकर नहा लेंगे, नहीं, ठीक है, वो पानी की फुहार इसलिए चलाई जाती है क्योंकि वो पानी क्या करती है, अपने साथ पॉल्यूशन को नीचे बैठाती है। ठीक है, तो अगर एयर के अंदर पॉल्यूटेंट्स है और आपने स्क्रबर्स लगा दिए, इस तरह से पानी के फिल्टर लगा दिया, फिर गीले स्पंज लगा दिए, तो वो क्या करेंगे, वो पानी की जो धुंध रहेगी ना, वो स्मोक के अंदर जो डस्ट पार्टिकल है उस डस्ट पार्टिकल को नीचे बैठा लेगी और सिर्फ हवा हवा ऊपर निकल जाएगी। तो स्क्रबर्स लगाओ या फिर इनर्शियल सेपरेटर्स लगाओ। तो जैसे ये स्मोक स्टैक जो है, चिमनी है, इस चिमनी को आपने क्या कर दिया, पहले इधर घुमाया, फिर इधर घुमाया, फिर इधर घुमाया, फिर इधर घुमाया, तो इससे क्या होगा कि ये धुएं के अंदर जो डस्ट पार्टिकल है, तो कुछ डस्ट पार्टिकल यहां रुक जाएंगे, कुछ डस्ट पार्टिकल यहां रुक जाएंगे, कुछ डस्ट पार्टिकल यहां रुक जाएंगे, तो आपने इनर्शिया तोड़ दिया उस डस्ट पार्टिकल का। तो ऐसे इनर्शियल सेपरेटर्स लगाओ। फाइन, तो ये कुछ तरीके हैं जिन तरीकों से आप क्या कर सकते हो, जिन तरीकों से आप एयर पोल्यूशन को चेक कर सकते हो। ठीक है, आप ऑयल या फिर गैस को इस्तेमाल करो इन प्लेस ऑफ कोल, क्योंकि कोल जब जलाओगे तो उससे ऐश निकलती है, बहुत सारी ऐश्वर्या राय नहीं निकलती है, ऐश का मतलब होता है उससे राख निकलती है। वही नॉइज पोल्यूशन को चेक करने की अगर बात करें अपन, तो साइलेंसर्स लगाओ मशीनरी में, ठीक है, नॉइज अब्सॉर्बिंग मटेरियल वगैरह का इस्तेमाल करो, जिससे हम क्या कर सकें, कम से कम साउंड प्रोड्यूस करें, जिससे हम कम से कम साउंड प्रोड्यूस करें। तो ये आपका नॉइज पोल्यूशन को चेक करने का तरीका हो गया। आगे बढ़े, अगला क्या है, एनटीपीसी शोज द वे। एनटीपीसी शोज द वे क्या कहता है भाई साहब, एनटीपीसी क्या है और ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं अपन, तो लास्ट टॉपिक है एनटीपीसी शोज द वे में ये बताया गया है कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है, तो हमारी कंट्री में जितने भी थर्मल पावर प्लांट है ना, उन थर्मल पावर प्लांट को सेंट्रलाइज तरीके से कंट्रोल करती है एनटीपीसी, ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। अब एनटीपीसी एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक एग्जांपल है कि एक इंडस्ट्री है और ऐसी इंडस्ट्री है जो भयंकर पॉल्यूशन करती है, थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, कोयला जलाती है। तो
लेकिन एनटीपीसी ने एक रास्ता दिखाया कि हम अगर पोल्यूशन कर रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे? तो ये नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है, ठीक है, तो इसने ऐसे इक्विपमेंट अडॉप्ट करे, ऐसी लेटेस्ट टेक्निक अडॉप्ट करी कि जिससे कम से कम पोल्यूशन हो, ठीक है। वेस्ट जनरेशन को कम किया, जैसे जो राख निकल रही है ना, तो उस राख को क्या किया गया, ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट सिस्टम चलाया गया कि जितनी भी राख उड़ रही है उसको कलेक्ट करके एक जगह पे क्या कर सकते हैं, वेट ऐश में कन्वर्ट कर लिया गया। ड्राई ऐश उड़ के जाती है, वेट ऐश जो रहेगी, गीली राख उड़ के नहीं जाएगी, तो ऐसे ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट सिस्टम चलाए गए। ऐश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम की, अगर मान लो ये ऐश उड़ के किसी तालाब तक जा रही तो उस तालाब के पानी को रिसाइकल करने का सिस्टम बनाया गया। लिक्विड वेस्ट को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाएगा। इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग करी कि हम अगर ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं तो हम चेक करें कि कितना पोल्यूशन कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ग्रीन बेल्ट्स बनाए गए, पेड़ लगाए गए जहां पे नेशनल थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह स्टैब्लिश किए गए। तो ये एनटीपीसी ने एक तरीका दिखाया कि कैसे हमेशा इंडस्ट्रीज इन्वायरमेंट के अगेंस्ट जाके काम नहीं करेगी, इन्वायरमेंट के साथ कोलैबोरेटिव तरीके से भी काम कर सकती है। तो दिस इज हाउ एनटीपीसी शोड द वे। फाइन, तो अब देखो भाई साहब, यहां पे क्या हुआ, यहां पे अगर मैं आपको चैप्टर की एक समरी दूं, चैट खोल दी जाए मेरे दोस्त, तो चैप्टर की समरी आपको क्या मिलेगी? चैप्टर की समरी आपको मिलेगी कि चैप्टर में हमने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ये दो इंडस्ट्री के टाइप पढ़े। बाकी थ्योरी वाला जो पार्ट है, तो थ्योरी वाले पार्ट में अपन ने इंडस्ट्री और उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंस के बाद में अपन ने थ्योरी में लास्ट में पॉल्यूशन कौन कौन से हो रहे हैं, ठीक है, पॉल्यूशन कौन कौन से हो रहे हैं और पॉल्यूशन को चेक कैसे किया जाएगा, इतनी चीजें पढ़ी हैं। यहां तक क्लियर है सर? अब बस देख प्राण निकल गए इनके। हाँ बस हो गया। अब मैं आपको नोट दे दूंगा, तो देखो जितने भी इस चैप्टर के कीवर्ड्स हैं, एग्रो बेस्ड, अरे मांझा, ठीक है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, बेसिक और की इंडस्ट्री, कंज्यूमर इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट वेंचर, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री, और क्या होता है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग क्या होती है, पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, प्रेसिपिटेटर, फैब्रिक फिल्टर, स्क्रबर्स, इनर्शियल सेपरेटर्स, सारी चीजें। और जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बैकबोन क्यों मानी जाती है, या फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो चारों इंपॉर्टेंस, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्री कॉम्प्लीमेंट्री कैसे, हाउ दे मूव हैंड इन हैंड, तो वाला पॉइंट, ठीक है। इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करो रॉ मटेरियल के हिसाब से, तो वो लोकेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो जितने भी क्वेश्चन प्रोबेबल बन सकते थे, मस्ट नो क्वेश्चंस, मैंने सारे इसमें इंक्लूड कर लिए हैं, ठीक है। अब बात करें किसकी, 2019। तो एक बच्चा पूछ रहा है ना, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दो। बेटा ये जो क्वेश्चन मैंने दे दिए ना तुम्हें, इस क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इस चैप्टर से 2019 में जितने सवाल बन के आए हैं, देखो जरा एक सवाल पे नजर दौड़ाओगे ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट पोजीशन कैसे ऑक्यूपाई करती है, तो जो जो थ्योरी बताया मैंने, वो थ्योरी पार्ट वहीं से आए हैं क्वेश्चन। फाइन, जो मैंने बताया कि फैक्चुअल है, तो वो फैक्चुअल चीजों से क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। 3 मेजर प्रॉब्लम फेस बाय जूट इंडस्ट्री, तो 3 मेजर्स टू इंप्रूव एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये 2000 कब का है, 20 के क्वेश्चन है। फाइन, 20 के क्वेश्चन है, 21 में पेपर हुआ ही नहीं, 22 के क्वेश्चन, ठीक है। 22 के बाद में आप ये देखोगे तो ये 23 के क्वेश्चन और ये 24 के क्वेश्चन, तो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। आज तक इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आए एग्जाम में, सर हर सेट में, क्लियर है? कुछ नालायक बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। अब ठीक है, एक आधी क्लास में अगर 5-10 मिनट ऊपर आगे पीछे ऊपर नीचे होगा तो प्राण नहीं निकलना चाहिए तुम्हारे, 10 मिनट पढ़ा दिया और ठीक है, नहीं पढ़ा रहे कल से, जाओ खुश, कल से पढ़ा ही नहीं रहे तुम्हें। एक बच्चा लिख रहा, पता नहीं क्यों ऐप पे लाइव क्लास क्लिक करते से नॉइज पॉल्यूशन शुरू हो जाता है सर। 21 में पेपर इसलिए नहीं हुआ था, 21 में कोविड आ गया था ना मेरे दोस्त, 2021 में पेपर ही नहीं हुआ था, पता है तुम्हें, कैंसिल हो गए थे बोर्ड एग्जाम। इस साल भी कैंसिल होंगे, देख रहे हो, चमगादड़ बन जाओगे, चमगादड़। इस साल कोई पेपर कैंसिल नहीं होंगे। क्या है एचएमपीवी, मैंने आज समझा दिया है, और ठीक, क्लियर है? अब कोई सा चैप्टर बाकी नहीं मेरे लाल, कल डाउट सॉल्विंग क्लास है और परसों के दिन तुम्हें पूरा कंप्लीट मैप वर्क करवाऊंगा। परसों हमारी लास्ट क्लास रहेगी, परसों याद से आना, परसों वाली लास्ट क्लास में तुम्हें फेयरवेल दे दूंगा, ठीक है।
फिर तुम्हारी फिर झंझट ही खत्म हो जाएगा छुट्टी छुट्टी का। जाओ, दी मैंने तुम्हें आजादी। चलो कल आना, अभी ना जाओ, छोड़ के कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय।